शुरुआत करता हूँ सबको वेलकम करने से। सैफरन, करमन, याफरीन एंड सीरत, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और अमित जी, बेबी जी एंड सोनी जी एंड सारी लड़कियां लोक समिति की, सबको जो है स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीएलई की तरफ से हम 3 लोग हैं, लीला हैं, इम्तियाज हैं और मैं हूँ राहुल। और मैं जल्दी से सीएलई के बारे में पहले बता देता हूँ। तो सीएलई ट्रस्ट जो है, सेंटर फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, इसमें हम लोग, हमारी छोटी सी टीम है, छोटी सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जितने बच्चे गरीब बैकग्राउंड से हैं, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से, भारत के अलग अलग जगहों पर, गाँव में या शहरों में, उनके लिए हम लोग फ्री बट अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। और अभी तक हम लोग जो है बेसिक सब्जेक्ट्स में प्रोग्राम चलाते थे, जैसे कि अंग्रेजी में, कम्युनिकेशन में, मैथमेटिक्स में या साइंस में। और उसमें हमारा एफर्ट रहता है कि जो टीचर्स हैं हमारे, वो एक क्रिएटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। पर हाल में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि बेसिक सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने एक जागरूकता को लेकर सेशन शुरू किए। तो सैफरन, करमन और याफरीन की मदद से हम लोग जो है एक एम्पावरिंग यंग माइंड्स के टाइटल से हम लोग एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जहाँ पे उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां अलग अलग जगहों पर, और जो गरीब बैकग्राउंड से हैं, उनको जो है बच्चों के शिक्षा के अधिकार के बारे में, चाइल्ड लेबर के इश्यूज के बारे में, चाइल्ड मैरिज और जितने भी और लड़कियों के जो समस्याएं फेस करती हैं, सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर और बाकी सभी, उसके बारे में एक डिस्कशन किया जाए। और उद्देश्य ये है कि हम लोग मोटिवेट करें ज़्यादातर बच्चों को और लड़कियों को कि वो अपनी शिक्षा पूरी कंप्लीट करें स्कूल में और कॉलेज में, और वो जो है आत्मनिर्भर बने इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली, और अपनी पहचान बनाएं सोसाइटी में। और क्षितिज भी आ गए हैं। क्षितिज, वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। तो अभी हम जल्द रिक्वेस्ट करेंगे अमित जी से। अमित जी, बेबी जी और सोनी जी, जल्दी से आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए लोक समिति को, और उसके बाद हम टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे इंट्रोड्यूस करें। हाँ, तो अमित जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो अमित जी। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ भैया। हाँ, आप जल्दी से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने लोक समिति को और टीम को। ठीक है। नमस्ते सीएलई ट्रस्ट के सभी साथियों को। नमस्कार। सभी के साथ हम सभी की ओर से। और आपको ये बच्चियों के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जी जी। तो ये अमित जी थोड़ा सा पास आके बोलेंगे ना तो क्लियर सुनाई पड़ेगा। ये बच्चियां जो हैं, ये ज्यादातर बच्चियां छूट गया है किसी कारण से। तो हमारी जो लोक समिति है, ये अलग अलग गांव में 15 गांव में 15 सिलाई सेंटर चला रहे हैं, जिसमें कि हम उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ये सारी चीजें सिखाते हैं। बेसिक जो है कि मेन फोकस जो है सिलाई पे अभी ज्यादा रहता है कि बच्चियां जो है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको जॉब की समस्या होगी, तो वो अपने घरों में कुछ सिलाई करके अपने जो है कि खर्चे के लिए कुछ पैसे जुटा सकें, उन्हें किसी से मांगना ना पड़े, पुरुषों से, अपने पति से भी ना मांगना पड़े। और कभी नेगेटिव सिचुएशन हुई तो वो अपने से अपना सरवाइव कर सकें। तो अभी 3 सेंटर को हमने लिया है, जिसमें कि ये दूसरा सेंटर है, भीखमपुर ये गांव है। और यहाँ की टीचर बेबी जी हैं। और अभी 23 लड़कियां इस प्रोग्राम में हैं। कल मैं आके यहाँ पे बात किया था, लड़कियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि हमको कुछ सीखना है। और ये सारी बच्चियां आज जो है कि सुबह से ही तैयारी करके जुटी हुई हैं, और इनके मन में ये है कि हमको क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या सीखेंगे। तो हमने पहले तो उनको बताया है कि हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो अलग अलग जो साथी जुड़ेंगे वो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टीचर है हमारे आशा सामाजिक विद्यालय के साथ पढ़ाते हैं ऑनलाइन,
तो जो दीदी हैं ये लोग जो है आपसे बात करेंगे। आपके 3 मुद्दों को हम लोगों ने लिया है, जिसमें पहला है कि आपके अधिकारों की बात हम लोग करेंगे। सामाजिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, और उसको कैसे हम लोग ले सकते हैं। दूसरे राउंड में हमने इनको शेयर कर दिया है कि दूसरे राउंड में हम लोग सुरक्षा के मुद्दे को लेंगे और तीसरे राउंड में आपके स्वास्थ्य के मुद्दे को लेंगे। तो आज हम लोग जो है कि इनके जो है अधिकारों के मुद्दे को लेकर अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य, हाँ ये एक अच्छा तरीका है इसको समराइज करने का। जी जी, ये 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे अभी अलग अलग सेशन में। अभी ये पहला हम लोग अधिकारों के बारे में ही बात करेंगे जी। तो ये है। और बहुत अच्छा। तो अमित जी धन्यवाद बहुत बहुत आपको और बेबी जी को और सोनी जी को और सब बच्चियों को। और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट्स सैफरन, करमन और याफरीन, आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। एंड नाउ द फ्लोर इज योर्स, यू कैन स्टार्ट द सेशन। हेलो, क्या आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, करमन आ रही। ठीक है, तो नमस्ते, मेरा नाम करमन है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे आपको अभी अमित सर ने बताया। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं ताकि हम कुछ बहुत ही जरूरी विषय पर बात कर सके। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बात हमसे कहें और हम अपनी बात आपसे कहें, ताकि हमारी एक बहुत अच्छी चर्चा हो जाए और हमें बहुत कुछ सीखने को मिले आज इस बातचीत से। हाय सब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ। हाय, मेरा नाम सैफरन है। मैं मुंबई से रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और अभी मैं भी अपनी वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। कॉलेज में हूँ, बट कॉलेज में नहीं भी हूँ क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो आप सबसे आज कुछ चर्चा ही करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात होने वाली है, लेकिन पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो आज का हमारा ये मुद्दा है, क्योंकि हम मिलते जुलते रहेंगे। आई थिंक आज हम ये बस चाहते हैं कि आपसे हमारी कुछ बातचीत हो जो एक जान पहचान बने, ताकि फिर हम जब आगे बात बढ़ाएं तो आपको भी आराम से बात करने का मौका मिले, हम भी आपसे आराम से बात कर पाए। ठीक है, तो आज जो आपके मन में आए, जो आपके आपको लगता है कि ये सही है, बोलिए। क्योंकि आज के सेशन में हम भी श्योर नहीं है क्या सही है क्या गलत है, हम भी सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं। तो इसे अपने दिमाग में सहन में रखते हुए हम आज का सेशन शुरू करें। याफरीन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है आज? यस, क्लियर है एकदम याफरीन। तो मैं भी वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी कॉलेज में हूँ और मैं अभी रोपड़ में रह रही हूँ। एंड आई होप कि आज का सेशन आप सबको पसंद आए। और ये एक मतलब 1-on-1 सिर्फ चर्चा ही करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, तो बेझिझक जो आपके मन में आए तो बोलिए। ठीक है, थैंक यू। आज वीडियो आप लोग क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं, मुझे ये पूछना था। सिर्फ एक दीदी तो दिख रही हैं, बस लीला दीदी का दिख रही हैं, उसको दिख रहा है। बाकी राहुल भैया भी वीडियो ऑफ करके आपने बात किया, बाकी लोग भी तो... नहीं वीडियो तो ऑन है अमित जी। हाँ, सबके वीडियो ऑन है, सबके वीडियो ऑन है, बस सीरत का नहीं है, बाकी सबके ऑन है। अमित जी देखिए, आपने लीला की वीडियो को पिन तो नहीं कर दिया है? हाँ, वो देख लीजिए। और जब तक अमित जी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और चूंकि हम लोग तब तक उस टाइम का फायदा लेके लीला और क्षितिज और सीरत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो जल्दी से। लीला, यू वांट टू से समथिंग क्विकली? हो गया? हाँ ठीक है। हाँ, ओके। क्षितिज और सीरत, आप लोग कुछ जल्दी से बोलना चाहेंगे? And then the session will start. हाँ सॉरी, मैं अभी आया हूँ वापस, तो बट हाँ मैं उत्सव को देखने के लिए सेशन, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। थैंक यू क्षितिज। सीरत? हेलो, मैं अपना वीडियो अभी ऑन नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है और मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं सेशन कार में अटेंड कर रही हूँ। ठीक है। एंड या मतलब
आशा करते हैं कि ये सेशन काफी अच्छा जाए और हम सबको ही आपसे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे काफी कुछ सीखने को मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके, सो याफीन, आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट शेयरिंग द पीपीटी एंड यू कैन टेक ओवर। या यस डेफिनेटली। Yeah, I think it's visible. It's appearing. Okay. Taking some time. It's still loading. Yeah, we can see it now. Yeah, and is it in presentation mode? Yeah. हाँ ठीक है। हाँ। So yeah, you can start. Okay. तो हेलो, आज का जो सेशन है तो आप सब इसमें बोलिए, ठीक है? ये सिर्फ एक चर्चा करनी है हमने, इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं है, ठीक है? जो आपके मन में आता है बोलिए। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, कुछ चित्र को देखेंगे हम, और आपको जो उसमें देख के लगता है आप हमें बताइए, ठीक है? कुछ भी पता लगता है तो। अच्छा याफीन, इनसे हम कंफर्म कर लें एक बार इनको दिख रहा है कि नहीं। अमित जी, सोनी जी, बेबी जी, आप सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? ओके Okay. कर्मन, थैंक यू। तो आपको इस पहले चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है आप बताइए, इसका कलर, लड़की क्या कर रही है, क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको? कुछ भी जो चल रहा है, कुछ भी जो आपको दिख रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं? रंग बता दीजिए। क्या आपको इस चित्र को देख के क्या समझ आ रहा है कि क्या है ये? हाँ, जो भी लग रहा है। हाँ, जो भी लग रहा है आप उसको बोलिए। चेयर पे बैठी हुई है, कंप्यूटर चला रही है और कुछ कॉफी भी पी रही है। जी हाँ जी, बिल्कुल सही। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ फिगर भी दिखाई दे रहा है, कुछ पोस्टर लगा है। हाँ, पोस्टर भी लगा हुआ है। और सॉरी, जो बोल रहे हैं बेटे जो बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा पास आके बोलिए तो हाँ सुनाई जी, पड़ेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो बच्चों को बोलना है तो वो यहाँ पे आके बोले, ठीक है? क्योंकि आवाज लग रहा है तो जबरदस्त बोलो। उनको एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल सही, उनको एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा। आपने काफी अच्छा नोटिस किया है। जी। और उनकी कुछ मोबाइल का, हाँ जी, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ, बैग है टेबल के नीचे। जी, बैग भी है टेबल के नीचे। तो ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है? इससे हमें क्या पता लग रहा है? मुझे तो ये लड़की काफी खुश भी लग रही है, जैसे उसको कोई तनाव नहीं है। हाँ, किसी चीज की फिक्र नहीं है। स्माइल कर रही है। हाँ, स्माइल कर रही है, खुश है वो। अपनी अच्छी से पढ़ाई जो कर रही है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है। हाँ पढ़ा। तो एक्चुअली जब मैं अभी इसे देख रही थी तो मेरे को सडनली ये लगा कि ये तो काफी कुछ हमारे जैसे दिख रही है, क्योंकि हम भी ऐसे लैपटॉप में स्माइल करके बात कर रहे हैं, शायद वो भी वीडियो कॉल कर रही होंगी किसी से, है ना? ओके ओके, तो इसमें देखिए इनका लाइक एक आंख है इनकी, एक नहीं है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इवन डिसेबिलिटी के बाद भी वो कितना खुशी से काम कर रही है। तो मतलब कि हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, एक हमें एक चुनाव करना होता है कि हमारे पास, हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हम हमेशा काम कर सकते हैं, ठीक है? हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकते हैं, है ना? तो इससे ये पता लग रहा है वो खुश भी लग रही हैं, काम भी कर रही हैं, वो अपना हमारी तरह बात भी कर रही हो सकती है वीडियो कॉल पे, जैसे सैफरन ने बोला, है ना? तो सैफरन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या
आपको सॉरी 1 सेकेंड। या आपको इस चित्र को देख के क्या पता लग रहा है? एक औरत है, एक दो औरत है, एक झाड़ू लेकर सफाई कर रही है किचन में, पोछा लगा रही है, और फ्रिज के पास खड़ी है, बाल्टी है, किचन में सफाई कर रही है, बहुत खुशी मन से कर रही है, खुशी मन से कर रही है। और किसी को कुछ देख के पता लग रहा है? और कुछ? और एक लोग अपना चुपचाप खड़ी हुई देख रही है। मुझे तो लगता है जो दूसरी औरत है वो शायद उम्र में भी थोड़ी छोटी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो औरत नहीं कोई लड़की है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो ये आपने क्या पता आसपास अपने देखा हो कि ऐसे होता है, छोटी उम्र की लड़कियां भी काम करती हैं ऐसे, या फिर बाल विवाह हो सकता है, या फिर क्या पता घर पे कोई गेस्ट आए हो और वो सिर्फ काम करा रही हो, है ना। हमने आसपास भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्या आप सबने ये सब कभी देखा है? हाँ, हम लोग खुद करते हैं, पढ़ाई के साथ करते हैं। जी, तो आपको कैसा लगता है पढ़ाई के साथ खुद काम करके? अच्छा लगता है। एक्चुअली हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी कि किसी ने कहा ना कि ऐसा लग रहा है अच्छे मन से कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं जो काम कर रही हैं। तो कई बार अगर अपनी इच्छा से करो कुछ भी काम तो अच्छा ही लगता है। जैसे कई बार होता है कि एकदम दिमाग खराब हो जाता है पढ़ाई लिखाई से, तो कुछ काम कर लेते हैं घर के एक दो, तो थोड़ा मन भी अपना नॉर्मल हो जाता है, अच्छा लगता है, एक ब्रेक मिल जाता है, वो भी होता है। कई बार नहीं भी अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी बोलती है कि अभी तो ये करना ही पड़ेगा और हमको कुछ और करना है, तो उसमें भी वो हो जाता है ना। तो अगर इच्छा से करो तो घर के काम भी अच्छे लगते हैं, क्यों? हाँ, सॉरी, आप थोड़ा ऊंची बोलेंगे? मेरे को लगता है किसी ने कुछ बोला, मेरे को शायद सुनाई नहीं दिया। हाँ, दूसरे लोग बोली। और किसी को क्या लगता है कि वे क्या कर रहे हैं? जो ये बताओ कि जो पीछे की महिला है उनको कैसा लग रहा है, कि उनका काम करने का मूड है, ये सब आप बताइए। तो अच्छा लगेगा। गलत सही कुछ नहीं है, बस बोल से जाइए, जो मन में आता है कि ऐसा लग रहा है हमको वैसे बोलिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को ये फोटो देखकर मन में ये लगता है कि दोनों जो हैं, जो औरत हैं और जो लड़की हैं, दोनों वो शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, ऐसे कुछ पता चलता है क्या देख के, कि नहीं पता चलता है? जो झाड़ू लगा रही है वो शिक्षित लग रही है। आपको शिक्षित लग रही हैं? हाँ। और क्या लग रहा है आपको ये चित्र देख के? तो आपको लगता है वो खुश हैं, शिक्षित दिख रही हैं? पीछे वाली नहीं लग रही है खुश। हाँ, उनकी शायद बेटी हो सकती है, उसको काम करने के लिए बोल दिया हो तो शायद नहीं अच्छा लग रहा हो, ये भी हो सकता है। मैंने अभी एक चीज सुनी कि कोई ये कह रहा था कि काम के साथ, कि हमें पढ़ाई के साथ काम करके अच्छा लगता है ना। पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा हो कि आपकी पढ़ाई रोक दी जाए और फिर आपको काम करवाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना अच्छा। हाँ, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि जबरदस्ती लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है ना। तो इस चित्र में आपको ऐसा नहीं लगता कि वो छोटी लड़की काम तो कर रही है, बट अगर हम उसके कपड़ों को देखें या फिर उसके माथे पे देखें तो बिंदी लगी है और कपड़े उसने साड़ी के पहने हैं, ऐसा नहीं लग रहा जैसे उसकी छोटी उम्र में शादी की गई है? ऐसा भी तो लग सकता है कि खाली मुझे ही लग रहा है, कि आपको भी लग रहा है ऐसा? लगाई है, बिंदी भी लगाई है, साड़ी भी पहनी है ना, बिंदी लगाई है, साड़ी पहनी है। जब हम अपने घर पे होते तो हम ऐसे नहीं रहते, है ना। नहीं मैम, सिंपल सा रहता है। हाँ,
कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही। तो याफरीन, अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करिए। हाँ जी, मैं वो आगे ही बढ़ रही थी इससे। सैफरन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, शिक्षा वाली। हाँ, द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस, नेक्स्ट वन। तो इसमें लिखा हुआ है शिक्षा का क्या अर्थ है। आप सबके हिसाब से शिक्षा क्या होती है? सिर्फ पढ़ाई लिखाई की, एग्जाम दे दिया वो होती है, या फिर आसपास का कुछ और माहौल की हमें पता लगता है कि सिचुएशन कैसे? आपके अकॉर्डिंगली क्या है शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है आपके हिसाब से? शिक्षा क्या है? जो भी मन में आ रहा है, जो भी परिभाषा नहीं चाहिए, बस मतलब चाहिए। आपको क्या लगता है शिक्षा, जब मैं आपसे बोलती हूँ शिक्षा, तो क्या मन में क्या आता है तुरंत? शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिर्फ किताब की शिक्षा से ही नहीं, सिर्फ हमारे गांव लोगों के बीच में रहने के साथ साथ योग्य हो। और क्या आता है? बिल्कुल सही, योग्यता। शिक्षा से योग्यता बनती है, सही है। सही और गलत में फर्क करना है। सही और गलत की पहचान। ओके, सही गलत। किसी को किताबें पेन पेंसिल याद आती है शिक्षा से? कुछ ना कुछ अपना बताइए। मेरा कुछ है, शिक्षा का अगर ये भी कह सकते हो, चरित्र निर्माण होना। चरित्र निर्माण होना, कैरेक्टर डेवलपमेंट। टीचर्स भी बोल सकते हैं। चाहता है कोई शिक्षा के बारे में? हाँ जी। हाँ मैम जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये कि मैम आज का मतलब कि हर क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार होना जरूरी है। जी, शिक्षा का अधिकार होना। अगर हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो कोई कई क्षेत्र में किसी परेशानी को हम पास नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, काफी अच्छा बोला। हाँ जी। और शिक्षा का हर जगह इसका महत्व है, और अपने अधिकार के लिए भी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो शिक्षा है तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है, क्या शिक्षा सिर्फ किताबों से होती है, सिर्फ से होती है, कि और भी कई जगहों से, हमको कई जगहों से पता चलता है कि क्या शिक्षा अलग होता है, समाज में उठने बैठने से व्यवहारिक शिक्षा होता है, और जो अलग होता है किताबों से हटकर। तरह किसी बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अगर हमें उठने बैठने का ढंग नहीं है, शिक्षा तो ग्रहण कर लिया किताब से, लेकिन उठने बैठने का ढंग नहीं है, खाने पीने का ढंग नहीं है, तो यही माना जाएगा कि पढ़ाई करने से क्या मतलब, जब आपको कुछ समझ आएगी कैसे रहना चाहिए। जी, मतलब अलग अलग तरह की शिक्षा भी कह सकते हैं। कुछ व्यवहारिक शिक्षा होती है, समाज में अलग अलग ढंग से रहना चाहिए उस तरह से। जी, तो मतलब जो हमें औपचारिक शिक्षा मिलती है उसमें हम बस कागज में लिख देते हैं कि अच्छा ये तो हमने इतना पढ़ा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, लेकिन जो व्यवहारिक शिक्षा होती है उससे हमको एक्चुअली पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, आप क्या सोचते हैं, कैसे रहन सहन में है ना? तो लड़कियों से मेरा ये सवाल है, आपको अंदर से कुछ कभी लगता है कि व्यवहारिक ज्यादा महत्वपूर्ण है या औपचारिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आपको क्या लगता है आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों जरूरी है। जी, आप क्या, सॉरी मैं आप क्या बोल रही थी? दोनों ही सही है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक औपचारिक तरीके से शिक्षित हो तो व्यवहारिक तरीके से शिक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ, मतलब ये, सॉरी,
स्कूल की वीडियो और ऑडियो दोनों रुक गई है। या क्षितिज आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मतलब हाँ ये मतलब हाँ वही सही बात है। मतलब रियल लाइफ मतलब असल जिंदगी में मतलब फर्क पड़ता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो लेकिन बोलने में व्यवहार ठीक नहीं है, गाली गलौज करते हो, तो वो पूरी तरह शिक्षित नहीं हो आप। आपको हर चीज, आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है। मतलब ये जरूरी है। और चाहे बड़े भी हो रहे हो, कभी कभी ऐसे भी होते हैं बहुत ज्यादा संख्यापा भी शुरू हो जाता है लोगों का, बट जो कि मतलब हाँ मतलब सही भी नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं होना है। मतलब एक बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ना केवल आप मतलब आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन दूसरों को भी आप नुकसान पहुंचाओगे ही साथ साथ, तो इस चक्कर में तो एक बहुत जरूरी भी है। मतलब हाँ, कोई भी काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें शिक्षा मिलती है तो हमारी सोचने की जो क्षमता है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो हम अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकते हैं। तो जहां तक हम व्यावहारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम स्कूल जाते हैं या लोगों से मिलते हैं या शिक्षा लेते हैं, तब मुझे लगता है हम ज्यादा समझ पाते हैं कि सही व्यवहार क्या है, गलत व्यवहार क्या है, या जनरल में सही और गलत क्या है। तो उसमें भी शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो मेन वो महत्व है कि वो हमें काबिल बनाती है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम काबिल हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इस चीज में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जो बात कर रहे हैं हम क्षितिज भाई जो बात कहे हैं कि मतलब बहुत लोग शिक्षित होकर भी इसे नदानियां करते हैं, मतलब गाली देते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, तो भी सामने तो आती है। जैसे हम लोग गांव में जब जाते हैं तो कुछ महिलाओं के साथ जब बैठक हम लोग को होता है, तो कभी कभी कुछ ऐसी महिलाओं से बात निकल जाती है, तो कुछ महिलाएं ये बात उठाती हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी मतलब यही होता है, मतलब ऐसे वर्ड बोलना और ऐसे कुछ बातें कहना। और कुछ महिलाएं हैं, अगर कुछ चीज का कमी हो गया पढ़ने लिखने वाली महिलाओं से, तो होती है अरे आप पढ़ी लिखी हैं तो हिसाब किताब में कैसे आपसे ये चीज मतलब डिस्टर्ब हो गया कि आप अच्छा से नहीं कर पाई। ये सब बात आता है। भैया को बात के सुनकर हमको अच्छा लगा कि मतलब ये सब भी आता है जी। तो इन सब चीजों का आगे आंसर करने के लिए हम काफी हमारी शिक्षा की चीजों को लेके भी काफी रिस्ट्रेंट्स होते हैं। कई बार सोसाइटी क्या बोलते हैं, हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलते हैं। तो आगे उन सब चीजों के बारे में हमें कर्मन बताएंगी। तो कर्मन, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू याफ्रीन। तो हम जैसे बात कर रहे थे, जैसे हम जब वो चित्र देख रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पढ़ाई रोक कर आपको बोला जाए कि काम करो, या फिर आपकी पढ़ाई रोक कर आपको बोला जाए कि अब शादी कर लो और अपना घर बसा लो, है ना। तो इसके लिए आपने मुझे कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। नहीं लगेगा अच्छा किसी को भी कि आप पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आप पढ़ो, बट फिर भी आपको जबरदस्ती शादी करने को क्या कहा जाता है, या फिर घर के कामों में हाथ बटाने को क्या कहा जाता है, पढ़ाई रोक कर, या फिर परिवार के लिए कमाने को कहा जाता है। तो ये सब कुछ कुछ समस्याएं हैं जो हमें लड़कियों को अक्सर देखनी पड़ती है, जिसके वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनसे पढ़ाई का अवसर ले लिया जाता है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा होता है आपके आसपास, या क्या पता आपके साथ ही हुआ हो कभी? हाँ, गांव में तो बहुत लोग को देखे हैं होते हुए ऐसे, अगल बगल भी देखे हैं, गांव में भी देखे हैं। हाँ, तो हाँ, काफी बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी भारत में खास करके जिनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिलता। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस लड़की का, क्योंकि पढ़ाई के कई फायदे हैं।
पढ़ाई के फायदे ये है कि एक तो सामाजिक विकास होता है, अगर सब पढ़ लिख लेंगे तो समाज बेहतर तरक्की करेगा। दूसरी बात कि जो इंसान पढ़ रहा है वो आत्मनिर्भर बन जाता है, उसको किसी और पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं होती। तीसरी बात ये है कि वो परिवार का भी सुधार कर सकता है। जब हम पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे से सेटल हो जाते हैं, अपना खुद का कमाने लग जाते हैं, तो हम अपने परिवार को भी गरीबी में से बाहर निकाल सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आखिर में जाके उसका जो हमें फल मिलता है वो कई ज्यादा होता है। तो हमें, हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखा जाए तो हमें 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज्यादा। एक तो लड़कियों को छोटी उम्र में बोल देते हैं शादी ब्याह करके अपना घर बसा लो। लड़कियों के घर वाले अक्सर ये सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वो उन पर बोझ हैं, क्योंकि आखिर में उनकी शादी होके वो दूसरे घर चली जाएंगी, तो इन्हें पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत है। क्यों, मैं आपको ये भी बताऊंगी। वो कह रहे हैं कि हम पे बोझ है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेगी भी तो अपने ससुराल जाके उनको अपनी सारी कमाई दे देगी, तो हमारा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर खुद ये अपना निर्णय करोगे कि नहीं, मुझे अपनी कमाई में से अपना कुछ हिस्सा अपने घर वालों को भी देना है, अपने माँ बाप को भी देना है, तो इससे आपको कोई रोक तो नहीं सकता। ये आपका निर्णय है, आप जो चाहे कर सकते हैं। वो आपका पैसा है, जो आपने कमाया है वो आपका है, तो उसका आप अपने माँ बाप को दीजिए, खुद के लिए रखिए, अपने ससुराल में थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ये आपका निर्णय होगा। ठीक है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल सेंस नहीं लगता कि ऐसा कहा जाता है कि अभी हम पे बोझ है, हमने पढ़ाई लिखाई कर दी अगर लड़की की, तो वो ससुराल वालों के काम आएगी, हमारे काम नहीं आएगी। तो मुझे ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज ये है, कई बार समाज के दबाव में आके लड़की की शादी कर दी जाती है कि उसकी उम्र हो गई है, चलो शादी कर दो। और इसके कारण, हाँ जी, इसके कारण भी कई लड़कियों की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। अब समाज वालों ने बोल दिया कि चलो चलो शादी कर लो, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, जिंदगी तो उस लड़की की बदल जाएगी जिसकी शादी हुई है। आप इस बात से अग्री करते हैं? आप मानते हैं इस बात को? आपने समझा? समाज वालों का कोई फायदा नुकसान नहीं है इसमें। वो आएंगे आपकी शादी में, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक चीज और उसमें हो सकता है मैडम कि जो आपने बताया कि लड़कियां कमाई का कुछ हिस्सा अपने पिता के परिवार में, अपने मायके में दे सकती हैं, तो अगर समाज के लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ससुराल चली जाएगी और इसके पढ़ाई लिखाई का हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा कोई, तो ये भी तो है कि उनके भी परिवार में तो कोई बहू आएगी, उनके भी परिवार में कोई लड़का होगा तो बहू आएगी, तो वो भी तो आएगी। अगर शिक्षित लेके आएंगे बहू, तो वो भी तो उन्हीं के परिवार में कमाए, उसकी भी तो जाएगी। सही बात है। तो ये बात हमें खुद को समझानी चाहिए कि जो इंसान कमा रहा है। करमन, इस बात पे आई थिंक अमित जी मैं आपसे राजी नहीं हूँ। मेरा ये मानना है जब कोई भी लड़की पढ़ाई लिखाई करे, उसका पहली बात तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो कमा रही हूँ। ये उद्देश्य होना चाहिए कि पहली बात तो आप अपने आप का एक जो एक आत्मसम्मान, पहली बात मुझ में जो है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरी काबिलियत है, उससे एक मेरा कॉन्फिडेंस को मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, विश्वास, आत्मविश्वास। हाँ, मेरा जो एक आत्मविश्वास है, मेरे अपने लिए जो एक आत्मसम्मान है वो बढ़ती है, पहली चीज। तो कल को कोई मुझे मेरे बारे में कोई कुछ आके बोले कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, मेरे मन में ये रहेगा नहीं, मेरे में इतनी काबिलियत है, जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि चलो आपकी बेटी किसी और के घर के लिए कमा रही है, हमारे यहाँ भी जो बहू आएगी वो हमारे घर के लिए कमाएगी, मैं इस बात से राजी नहीं हूँ।
क्योंकि जो मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, जो वो कमाते हैं उस पे उनका भी अधिकार होता है कि वो क्या करना चाहते हैं उस पैसों से। तो कल को यदि वो लड़की अपने घर, अपने मायके में वो पैसे देना चाहे, या फिर अपनी बहन भाई को कुछ मदद करना चाहे, या फिर अपने किसी दोस्त की कोई मदद करना चाहे, या मतलब मदद भी नहीं किसी की, अगर वो सिर्फ कहीं कोई दान दक्षिणा भी करना चाहे, वो उसका डिसीजन होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप लड़कियों को ऐसा ना देखें कि हमारे अगर घर आ रही हैं तो कोई उपयोग हो इनका। अगर वो अपने घर में रह रही है तो भी उनका उपयोग होने की जरूरत नहीं है। लड़कियां मशीन नहीं है, ना ही बैंक है, ठीक है। तो हम जब पढ़ते लिखते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी, जो हमें एक जिंदगी मिली है, हम उसे अच्छे तरीके से जिए, अपने तरीके से जिए, अपने आत्मसम्मान, अपने आत्मविश्वास के साथ जिए, और ऐसे जिए जैसे हम जीना चाहते हैं। तो आई थिंक इससे पहले जब हमने एक सेशन किया था, उसमें एक लड़की ने कहा था कि अधिकार का मतलब जो मैं इच्छा है मेरी वो मैं कर सकूं। और मुझे लगता है जो मैं आज शिक्षित अपने आप को करने के लिए जो मेहनत कर रही हूँ, मेरे माँ बाप जो मेहनत कर रहे हैं, वो शायद यही मेहनत है कि मैं कल को जो अपनी इच्छा है उसके अनुसार अपनी जिंदगी जी सकूं। तो आप ये मत सोचिए, और स्पेशली लड़कियों को जो मैं कहना चाह रही हूँ, शिक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि कल को आप फिर 12-13 घंटे ऑफिस में काम कर करके पैसे कमाएं वगैरह। शिक्षा का मतलब ये है कि आप में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि कल को आप कुछ भी करना चाहें, चाहे अपना घर चलाना चाहें, बच्चे करना चाहें, लोक समिति की जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था चलाना चाहें, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहें, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहें, वो आपके पास वो इच्छा को रियलिटी में बदलने का, उसको उसको चूज करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको पाने के लिए आपके पास उतना विश्वास होना चाहिए, उतने एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि आप वो कर सके। तो मैं ये बात कहना चाहती थी। करमन, आई थिंक यू कैन टेक ओवर। हाँ, तो बिल्कुल सैफरन ने बहुत अच्छे से समझा दिया नहीं, I कि think कैसे। मैम कुछ कहना चाह रही हैं। यस मैम। कि जो भैया बोले हैं, मतलब शिक्षा को लेकर बात नहीं बोले हैं, मतलब जो बेटी की वो बात कर रहे थे कि अगर घर के गार्जियन, मतलब पिता सोचते हैं, माँ सोचती है कि अगर हम यहाँ पर उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो अपने ससुराल में जाएंगे तो ससुराल वाले को देंगे, तो हमारे पढ़ाई से क्या फायदा। और भैया ये बात रखे हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि मगर अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर वो नौकरी कर रही है, अपने ससुराल में अपना घर खर्चा हर चीज देख रही है, तो बहू भी शिक्षित ही हम लाएंगे तो क्यों ना बहू को भी हम वो नौकरी दिलवा कर वो भी हमारे घर का खर्चा और जिम्मेदारी को देखे। मतलब भैया को कहने का मतलब ये था, ये हमारी सोच नहीं थी, ये समाज की, अच्छा, ओके ओके, समाज की सोच होनी चाहिए बात कहना कि हमारी बेटी किसी और का घर बसा रही है, बना रही है, तो हमारी बहू भी तो हमारा घर बना सकती है। हाँ। जी जी। तो शिक्षा को बढ़ावा देने की मैं बात कर रहा था कि समाज को ये सोचना चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़की हमारी दूसरे के घर को अच्छा बनाएगी तो हमारी बहू भी तो हमारे घर को अच्छा बनाएगी, अच्छा बना सकती है। ये हमारे कहने का ये क्योंकि गांव में ये चीज होता है दीदी, हम लोग गांव को जो समाज में देखते हैं, जो चीज जान रहे हैं, तो वो चीज को आप लोग के बीच में उदाहरण रखते हैं, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग सीखे तो है, आप ही लोग से हम भी सीखते हैं, और जो कुछ अगर हम लोग से भी होते हैं तो आप लोग भी सीखते हैं, तो उसमें गलत नहीं। उनका कहने का मतलब ये है। जी, समझ गई कि मतलब फर्क नहीं पड़ता बहू है बेटी है, सारी लड़कियों को शिक्षित करो। जी, नहीं वो बात तो बिल्कुल सही है। जी, तो मुझे लगता है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हमारी सोच बदलनी चाहिए कि, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारी बेटी उधर चली जाएगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अपनी बेटी का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बेहतर करने पे अपना ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं पर भी चली जाएगी, अगर वो अपने ससुराल में भी चली जाएगी और अगर उसको कोई मुश्किल आएगी तो अगर वो आत्मनिर्भर होगी वो उस मुश्किल से खुद निकल सकेगी।
अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियों को ससुराल जाके लड़ाई झगड़े का शिकार होना पड़ता है, बहुत सारे अत्याचार सहने पड़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आम है भारत में, खास करके बहुत सारे अत्याचार सहने पड़ते हैं। और वो उस सिचुएशन से, उस माहौल से बाहर सिर्फ इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है। वो पैसों के लिए अपने पति पर या उनके घर वालों पर निर्भर है। और ये भी बात है कि कई बार उसके खुद के घर वाले बोलते हैं कि तुम वापस मत आओ, तो उसको वहीं पर रहकर वो सब सहना पड़ता है। लेकिन अगर वो लड़की आत्मनिर्भर होगी, उसके पास खुद का काम होगा या फिर वो अपने आप के लिए कमा सकती है, तो वो उस माहौल से भी बाहर निकल सकती है। तो शिक्षा हमें काफी तरह से मदद करती है। इनसे कुछ वो चर्चा हमारे इस विषय में हम कुछ बात रख सकते हैं दीदी? हाँ जी। जैसे आप बात कर रही हैं कि शिक्षित मतलब कि अगर लड़कियां घर अपने ससुराल में जा रही हैं तो अगर कोई समस्या उनके ऊपर आया, अत्याचार उनके साथ हिंसा हो रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीज होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, आप ये बात कर रही हैं, सही कह रही हैं। लेकिन जब लड़कियां को पढ़ाने के लिए, वो ठीक है, माता पिता तो जो अपने जगह होते हैं कम पढ़ाएं, कम उम्र में उनकी शादी कर दिए, लेकिन ससुराल में ये चीज भी होता है कि जो उनका जीवन साथी एक पति होता है, तो पति को भी सोचना चाहिए कि अगर वो लड़की हमारे खातिर अपना घर परिवार सब छोड़ के हमारे साथ आई है, ठीक है, साथ आई है, तो अगर हम उसके साथ हिंसा कर रहे हैं तो किससे कहेगी या उस चीज से कैसे छुटकारा पाएगी? अगर वो अपने आप को बाहर कदम निकाल भी रही है तो यही समाज उसको गलत बनाएगी, ये बोलेंगी करी वो चरित्रहीन है, वो अच्छी नहीं है। और ससुराल में माता पिता ये भी कह देते हैं अगर तुम्हारे घर मैके से डोली उठ रही है तो ससुराल से अर्थी उठनी चाहिए, ससुराल से कदम निकाल के नहीं आना है। तो पहले तो रिवाज में बंधनों में बांध देते हैं कि आपको अपने ससुराल से कदम निकाल के नहीं आना है जब तक आपके सास ससुर आपके पति ना कहें। तो ये हमारे माता पिता की कमी है ना कि अगर आप कम शिक्षा दिए हैं ठीक है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई हिंसा हो रहा है तो अगर हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, कदम निकाल रहे हैं, अगर हम कानून ले रहे हैं, अपने हाथ में मिल रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी मायके वाले हमेशा लड़कों का साथ देते हैं, लड़कियों के साथ नहीं देते हैं। हमारे मायके वाले, हम खुद बात कर रहे हैं कि मायके वाले साथ नहीं देते हैं, इसलिए कि तुम लड़की हो, तुम्हारा इतना उठा नहीं है कि आप घर से निकलकर अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ आप केस करिए। अरे समाज में इज्जत जा रहा है, मतलब लड़की अपनी जान दे दे, खुद को जला ले, फांसी लगा के मर जाए, वो मंजूर है, लेकिन वो सास ससुर और पति पर केस नहीं कर सकती, तो कैसे वो बाहर निकलेगी? तो मानते हैं मैम कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए सहेंगे तो हमारे साथ और बुरा होगा, उससे भी बुरा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको ये लगता है कि हिंसा सहना या अत्याचार सहना समाज का जो आपके बारे में नजरिया है उसके बदलने से बेहतर है कि आप हिंसा सहो, वो ठीक है, बट समाज आपको चरित्रहीन ना समझे? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे चरित्रहीन हमको समझ ले, लेकिन हमको हिंसा नहीं सहना है, क्योंकि अगर हम हिंसा सहकर आज हम अपना गलत कदम उठा लेंगे तो कल हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि हिंसा ही सहकर घर में ही दम तोड़ रही हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रही। बिल्कुल। और ये सब जो सोच है हमारे समाज की, ये बहुत पहले से चलती आ रही है और धीरे धीरे ही ये सब चीजें बेहतर होंगी, ये एक दिन में नहीं बदल सकती। तो आज जो हम बातचीत कर रहे हैं ये भी एक स्टेप है, छोटा सा ही समझो, बट एक स्टेप है कि हम नजरिया बदलें, हम लड़कियों को मोटिवेट करें कि वो शिक्षित हों, क्योंकि इससे उनकी काफी सारी समस्याओं का उनको समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी पुरानी
प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, ये एक दिन में बदली नहीं जा सकती। ये छोटे छोटे कदम लेकर ही हम इसको बदल सकते हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं? सहमत है इस बात से आप लोग? पुराने और अभी भी सहमत है, हम लोग सहमत है इस चीज से। लेकिन अभी भी वो चीज को माना जाता है कि अगर कोई महिला हिंसा सहती हुए अगर कदम बाहर निकाली तो ससुराल वाले कहते हैं हम इसको अब घर में नहीं रखेंगे। ये बात आती है, हम घर में नहीं रखेंगे, हमारा इज्जत मर्यादा सब ले ली, अब इसको इस घर में जगह नहीं है। यहाँ तक पति भी बोल देते हैं, जिनके साथ मेरा जीवन बीतने वाला है वो भी बोलता है कि अब इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जैसे कदम निकाल के बाहर गई है वैसे ही हमेशा की अब चली जाएगी। जी, तो इस पे एक्चुअली मैं अगर एक थोड़ा शेयर कर सकूं तो मेरी जो नानी माँ है उनकी 4 बेटियां हैं, ठीक है, और वो वैसे काफी पुराने विचारों की थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को ये बस एक चीज बोली थी कि देखो कोई भी दीवार को जाके धक्का मारने का नहीं सोचता है, कोई भी शख्स किसी दीवार को जाके धक्का नहीं मारेगा। अब तकिए को देखेगा तो फेंकेगा, मोड़ेगा, दबाएगा, है ना, अपने हिसाब से जैसे समझ आ रहा है वैसे बैठेगा तकिए पे, है ना, क्योंकि पता है वो मुलायम है, उसे कर सकते हो, आप दबा सकते हो, जैसे जिस तरीके से उसका उपयोग करना है वैसे कर सकते हो। लेकिन दीवार को आप जब धक्का दो आपको ही लगेगी, आप उसका आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो जो है दीवार वो वैसी ही रहेगी, राइट। लेकिन इस पे वो एक बात ये कहती थी, लेकिन देख लेना तकिया ना 1-2 घंटे में बन जाएगा, दीवार बनने में साल लग जाते हैं, और उसमें समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आज आप जैसे आप टीचर्स हैं, इन लड़कियों के लिए एक नींव डालती हैं कि चलो जो भी हो तुमसे कोई ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकता, अगर कर रहा है तो उसे तुम और ऊंची आवाज में बोलो कि देखिए मुझसे बात करनी है तो सही तमीज से करिए, नहीं तो मत करिए। ये एक नींव अगर डली, कोई सी भी नींव डली कि नहीं शिक्षा करनी है या अपना सम्मान पहले बाकी सब बाद में, ये जो एक नींव डलती है, उसके बाद पढ़ाई आती है, पढ़ाई नहीं तो कोई और व्यवहारिक शिक्षा आती है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं तो जैसे इन लोग सिलाई बुनाई सीख रहे हैं वो आता है, उससे वो दीवार पे ईंट पड़ते हैं। ईंट के बाद जब समाज में वो देखते कि अच्छा सिर्फ मैं नहीं, मेरी सहेलियां, मेरी बहनें, मेरी टीचर्स मेरा सपोर्ट कर रही हैं, हम एक दूसरे की जो मदद कर रहे हैं हर तरीके से, कि कोई चलो पंचायत में आज कुछ बात चल रही है तो उसमें सारी महिलाएं खड़े होकर बोलती कि नहीं हमको ये नहीं जमता है, हमको ये चेंज चाहिए, जो भी आपको जो आपकी मांग है उसके लिए सब एक साथ खड़े होते हैं। तो वैसे धीरे धीरे करके एक दीवार बनती है। बट अगर वो दीवार बन जाए ना तो उसको कोई धक्का नहीं दे सकता, तोड़ने के लिए फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज आपको लगेगी, 1 इंसान 2 इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं फिर उस दीवार का। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अभी जो हमारी हकीकत है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो आप जहाँ गांव में बैठी हैं वहां पर भी अच्छी नहीं है, मैं अभी अपनी पढ़ाई जो कर रही हूँ उसमें भी मेरे को लगता है कि नहीं, महिला होने के वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और आती हैं, और उसका उपाय ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाए और सब सही हो जाए। लेकिन आई थिंक जो करमन भाई बोल रही है कि धीरे धीरे करके कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो ठान लेना मन में कि नहीं हमको वो दीवार बनानी ही है, कुछ भी हो जाए बनानी है, तो फिर हम नहीं, शायद हो सकता हमारे बच्चे या हमारी छोटी बहनें, उनके लिए अच्छा हो। वैसे आई थिंक आपकी बात सही है मैम कि अभी जो हमारी हकीकत है ससुराल की, मायके की, वो तुरंत तो नहीं बदलेगी, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम एक बार ठान ले तो शायद कुछ असर हो सकता है। हाँ, तो सैफरन आप कह रही हैं कि ईंट डालना हम शुरू कर सकते हैं, फाउंडेशन बनाना शुरू कर सकते हैं। एक चीज उसमें मैं बोलूं? जी हाँ, बोलिए जी सर। जो अभी बात हो रही है दीवार बनाने की, आप समाज में ही रहते हैं और समाज में आपने उन महिलाओं को देखा होगा जो कि सहती हैं, अत्याचार सहती हैं पति का, लेकिन क्या आपने ऐसी महिला को देखा है अत्याचार सहते जो कि कोई जॉब करती हो, सरकारी टीचर हो,
या ऐसी हो और उसका पति उससे बहुत ऊंचे ओहदे पे ना हो, तो आप देखेंगे उस परिवार में उस महिला का सम्मान अच्छा होता है, क्योंकि वो पैसे कमा के लाती है, वो अपने पैरों पे, उनको डर है कि अगर हमने इसके साथ कुछ किया तो ये जो है चली जाएगी, ये हमारे परिवार को लात मार के चली जाएगी और बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहना है हमको, क्योंकि वो मजबूत है, वो दीवार है। और जैसा एकदम हाँ, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट सही। पॉइंट है अमित जी। जो तो दब दीवार, सकता है सिर्फ उसी को ही दबाया जाता है। बिल्कुल। और समाज हम ही आपसे बना हुआ है। जब आप पहली बार बाहर निकलते हैं तो आप पे उंगलियां उठाते हैं लोग कि अरे पता नहीं अभी तो शादी हुई और अभी देखिए ये लड़की है और जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, क्या क्या करती है ना, मिल रही है, क्या करती है, क्या क्या करती है, फोन पे बातें करती है, ये करती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं और आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, आप अपने आप को प्रूफ करते हैं, और तो वही लोग जो आपकी बुराई करते थे वही लोग आपकी तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि ये देखिए बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत तेज महिला है, बहुत ही समझदार है, ये देखिए अपने परिवार का खर्चा भी उठाती है और नौकरी भी करती है। वही लोग कहते हैं जो पहले बुराई करते थे। तो समाज की सोच को बदलने में समय नहीं लगता है, पहले हमको खुद को मजबूत बनाना है। लोग कुछ न कुछ तो बोलते हैं, हम लोग एक कहानी सुनाते हैं लोगों को, इंसान और गधे की कहानी। सुनिए, बात मत करिए। एक आदमी अपने बेटे के साथ एक गधे को लेके जा रहा था, तो उसने जो है कि पहले जो है कि बेटे ने बाप को बैठा दिया गधे पर और खुद पैदल चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि देखिए लड़का कितना कसाई है, कि अरे बाप कितना कसाई है, लड़का पैदल चल रहा है और बाप जो है कि गधे पे चल रहा है आराम से। तो बाप ने सुना तो बोला कि ये तो ठीक नहीं है, मैं उतर जाता हूँ, बेटे को बैठा देता हूँ। फिर उसने बेटे को बैठा दिया और अपने पैदल चलने लगा। तो फिर लोगों ने कहा कि देखिए लड़का कितना बेकार है, नालायक है, बाप बेचारा पैदल चल रहा है और खुद जो है कि गधे पे बैठ के जा रहा है। तो उसने सुना तो दोनों लोग उतर गए और पैदल चलने लगे। तो लोगों ने कहा कि दोनों देखो कितने बेवकूफ हैं, गधा रहते हुए पैदल जा रहे हैं और गधे का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो बैठ गए। दोनों लोगों ने कहा तो बहुत कसाई है, ये गधा जल्दी ही मरने वाला है, अब इसकी जान जानी तय है। तो समाज जो है आपको किसी भी तरह से छोड़ने वाला नहीं है, निर्भर आप पे करता है, आपको खुद को मजबूत बनाना है, खुद को साबित करना है। ठीक है, जो भी करेंगे अकेले ही करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी सुनेंगे, बुरा करेंगे तो भी सुनेंगे, लेकिन हम लोग को ये रहना है कि अपने आप को हम लोग को मजबूत करनी है जी, कमजोर नहीं बनाना है। आवाज नहीं आ रही? ठीक ठीक। हाँ, तो आई थिंक राहुल सर आपको आ रही है आवाज? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ सॉरी, मेरा म्यूट पे था। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात कही है अमित जी ने, और ये जो आप कह रही हैं मजबूत बनना, यही बात तो करमन और सैफरन यही कह रही हैं कि मजबूत बनाना जरूरी है अपने आप को, और मजबूत बनाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से अपने आप को अपने पैरों पर खड़े होना, ये बहुत जरूरी है। तब लोग सम्मान करेंगे और तब सभी लोग बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी महिला है, और सब लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे और चरित्र वाली महिला भी मानेंगे उसको। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सामाजिक बाधाएं तो काफी आएंगी, लेकिन अगर हम खुद से ये ठान ले कि हमें शिक्षित होके आत्मनिर्भर होना है, अपने लिए कुछ करना है, तो हम जरूर कर सकते हैं। तो सामाजिक बाधाओं की जैसे आर्थिक बाधाएं भी हैं जो लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसके वजह से वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको अब सैफरन थोड़ी और जानकारी देंगी ताकि आप अपने किसी आर्थिक समस्या की वजह से अपनी शिक्षा को ना छोड़ें। जी, थैंक यू करमन। अच्छा, आप में से किस किस ने आरक्षण सुना हुआ है? क्या आरक्षण क्या होता है? हाथ ऊपर कर लीजिए जिनको आरक्षण का पता है, समझ आता है आरक्षण क्या है। आरक्षण का नाम सुना है आपने? आरक्षण कोई नहीं सुना है?
नहीं सुने? सुने हैं सर, रिजर्वेशन, कोटा, ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, सुने हैं लेकिन जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा, और लड़कियों में? लड़कियों की बात बता रहे हैं। अच्छा जी, ओके। तो आज जो है, जैसे करमन ने बताया, जो सामाजिक बाधाएं हैं, एक आर्थिक बाधा होती है, माँ बाप नहीं मानते हैं, पढ़ाई में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस चीज से आगे बढ़ने का एक जरिया आरक्षण है। क्या सभी लड़कियां कुछ समझ रही हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? जी, ओके। तो ये आरक्षण के बारे में मैं आज आपको जानकारी में ये बताना चाहती हूँ कि क्या है, क्यों है, और कैसे आपके लिए हम सबके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। हम एक और सेशन करेंगे दिसंबर में, जिसमें हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या कागजात लगते हैं, कैसे आप आरक्षण के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आपकी फीस कम हो जाती है उस वजह से, फलाना। बट ये उसके लिए थोड़ी लंबी चर्चा है, तो हम एक पूरा अलग सेशन करेंगे। आज के लिए जो है, मैं आपको बस एक परिचय देना चाहती हूँ कि क्या आरक्षण, क्यों, कैसे, किस लिए है हमारे देश में। तो पहली बात तो एक ये आप लोगों को दिख रहा है? जी, क्या समझ आ रहा है इसमें? जी, यहाँ पर लग रहा है मैम कि रेस मतलब चल रहा हो उसमें। हाँ, रेस लग रही है। लड़की का रेस लग रहा है कि दौड़ करने जा रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, तो लेकिन दिख रहा है सब एक ही लाइन पे खड़े हुए हैं। जी जी। अच्छा, अब मैं कहूँ कि ये सही है, ये सब एक सामान्य है, इनके लिए रेस एकदम फेयर है। तो क्या कहेंगी आप? ये आपको लग रहा है कि एकदम सही है, सब एक लाइन पे खड़े हैं तो सब सही है? लेकिन लड़कियों की तरफ बहुत बाधाएं हैं। हाँ, बहुत आगे सामान रखा गया है, मतलब कपड़ा धोने के लिए, प्रेस करने के लिए, खाना बनाने के लिए, और फिर उसके बाद घर का साफ सफाई करने के लिए सामान रखा गया है। बहुत तरह से कुछ सामानें दिख रही हैं। जी। तो भले लोग पीछे से ऐसा कभी लगेगा कि अरे ये लोग एक सामान्य है, सबके लिए एक जैसा है, ये जो रेस भागने वाले सबके लिए सब सेम है ना? तो जो जीतेगा वो सच में विजेता है, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर हम सच में परखें तो हमको पता चलता है कि जो औरतें हैं, इस पिक्चर में जो औरतें हैं, उनके लिए काफी बाधाएं हैं, और ये बाधाएं उनकी अपनी नहीं है, किसी और ने लाके रख दी है ना? तो हमारे यहाँ जो आरक्षण होते हैं वो कुछ प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो आरक्षण में पहली बात क्या होता है, क्योंकि जी जैसे हमको देखकर ये लग रहा है, अगर जो आज हम लोग मीटिंग बच्चियों का रखे हैं, बच्चियों तो अपने घर पे जरूर चर्चा की होंगी कि कल मैम, आई थिंक आपकी आवाज पता नहीं क्यों मुझे सही से नहीं आ रही है, एक बार आप फिर से दोहरा सकते हैं? जैसे ये चित्र देखने में हमको ये महसूस हो रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि हमारी बच्चियों को जो आज, अब सुनाई दे रही है? जी जी जी, अब सुनाई दे रही है। देखने में ये लग रहा है कि जब कल हम सूचना दिए कि हमारी भीकमपुर की सिलाई ऑनलाइन मीटिंग चलेगी, तो हमारी सारी बच्चियों को बताए होंगी अपने घर पे कि हमारा ऑनलाइन कल मीटिंग है। अगर इसी जगह लड़कों का मीटिंग होता तो लड़कों को घर पे कुछ करना नहीं पड़ता। अगर वो अपने माता पिता से बोल दिए होते कि हमारा ऑनलाइन मीटिंग है, तो लोग को चिंता ये सोचते ना कि आप बहुत जल्दी जाइए, देरी ना हो, आपको मीटिंग में शामिल होने में देरी ना हो। और यही अगर हमारी बेटी बताती है कि आज हमको ऑनलाइन मीटिंग कराना है, समय से 9 बजे पहुंच जाना है, तो घर के सब लोग क्या कहते हैं, माँ पिता भाई भाभी सब लोग घर की एक ना एक काम जरूर देंगे, ऐसा है ना, आप ये काम करना है, ये काम करके तब आपको जाना है। आप अपने
9 बजे जाना है और 9 बजे घर में इतना काम करके फिर तैयार होकर जाइए। तो थोड़ा से काम करने में बच्चियों को देरी हो गया था, तो हम ये देखे ना तो हमको ध्यान आ गया कि मतलब बेटियों को जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है कि आपको इतना काम करके जाना है, बेटों को जिम्मेदारी वो नहीं सौंपा जाता है जी। और ये तो कितनी रोजमर्रे की बात है कि आप बस एक क्लास के लिए आ रहे हैं, उसमें भी आपको ये देखने मिलता है। सही बात है। जी जी। तो ये एक्चुअली आपने बहुत सही बात बोली। तो इसी वजह से, क्योंकि हम जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो हमारी सरकार है, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उनको पता था कि हमारे समाज के हर वर्ग में हर चीज सामान्य नहीं है, हम में काफी अंतर है, और ये अंतर हमारे वजह से नहीं है, किसी दूसरे के वजह से है, किसी बाहरी प्रभाव की वजह से है। जैसे महिलाओं का जो वर्ग है, उस पे जो अत्याचार होते आए हैं, उसको भी उन्होंने समझा कि नहीं, ये गलत हुआ है, तो इसलिए वो हमारे साथ एक पद पे नहीं है, एक सामान्य नहीं है, वो हमसे कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही हैं, और ये उनकी गलती भी नहीं है ना। तो आरक्षण में क्या होता है कि कोई भी एक जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे कहें, अवसर। हाँ, अवसर। थैंक यू सो मच करना। तो एक जो कोई भी आपको अवसर है, जो आपकी इच्छा है कि मैं करना चाहती हूँ, और शायद आपका कानूनी अधिकार भी है, जैसे शिक्षा का आपका कानूनी अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर सकें। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप लड़की हैं, या आप इस शहर से आती हैं, या आपका आपकी एज ये है तो इसलिए आप पढ़ाई नहीं कर सकती, ये कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका कानूनी अधिकार है कि आप पढ़ सकती हैं। लेकिन ये अधिकार पाने के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके साथ कितना अन्याय होता है, ये हमारे जो हमारे देश के महापिता डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको पता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, संविधान में, अपने संविधान में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय के वजह से वो आज हमारे समाज में सामान्य तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, उनकी हम मदद करेंगे। और हम मतलब पूरा देश, जो सरकार है वो उनकी मदद करेगा, पूरे देश उनकी मदद करेगा, ताकि वो हमारे एक सामान्य हो जाए। और जब वो एक सामान्य हो जाएंगे तो फिर उनको उस मदद की जरूरत नहीं होगी, फिर सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि फिर तो सबके साथ न्याय हो जाए। तो इस मामले के, इस चीज के लिए जो आपको कुछ अवसर चाहिए थे, जैसे आप पंचायत में अगर सिलेक्ट होना चाहती हैं, है ना, तो आपके जो लोकल इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 33% आरक्षण होता है कि महिलाएं इस पद पे रहेंगी, उनका चुनाव होगा। सेम चीज जो होती है आपके जो शिक्षालय होते हैं, जैसे आप कॉलेज जाना चाहें, यूनिवर्सिटी जाना चाहें, स्कूल्स में भी एक आरक्षण होता है बच्चियों के लिए, कि अच्छा 33% जो सीट्स हैं वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएंगी। ठीक है। तो इसका कारण ये नहीं है कि कोई सोचता है कि आप काबिलियत में कम हैं, इसका ये रीजन नहीं है। जो आरक्षण आपको दिया जाता है, जो आपका हक है, आपका अधिकार है, वो आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि समाज ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जो मैम ने अभी कहा कि आपको क्लास में आने से पहले 4 काम निपटा के अपना टाइम, सुबह जल्दी उठ के शायद ये वो काम कंप्लीट करके फिर आना है, तब तक आप शायद थोड़ी थक भी जाएंगी, आपको थोड़ा आपका ध्यान उतना नहीं लगेगा। वही अगर कोई लड़का सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता करके आराम से आ रहा है क्लास में, तो वो शायद ज्यादा अच्छा पढ़ेगा, उसकी ज्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएगा। फिर वो जब घर जाएगा शायद उसे होमवर्क करने मिलेगा, वो 4 चीजें और पढ़ सकता है, वहीं आपको 4 काम और निपटाने पड़ेंगे। फिर शायद शाम में आपको टाइम मिलेगा कि अच्छा अब मैं अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट करती हूँ, तब तक भी आप थक जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी काबिलियत तो नहीं है, ये आप पे कोई और थोप रहा है ना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, पहले आपको ये करना है। तो आपको कोई पीछे खींच रहा है। जैसे इस रेस में उनके सामने जो बाधाएं रखी हुई हैं, इसके कारण वो फर्स्ट नहीं आ पाएंगी, बट वो उनकी काबिलियत की बात थोड़ी ना है कि अगर आप ये बाधाएं हटा दें तो शायद वो फर्स्ट आ भी जाएं, है ना। तो यदि कोई आपको कहे कि जो आप आरक्षण ले रहे हैं या ये सीट का जो आप उपयोग कर रहे हैं,
वो कहीं आपकी काबिलियत कम है इसलिए, तो आप उनको सीधे सीधे बोल दीजिए कि नहीं, मैं जानती हूँ ये मेरा अधिकार है, ये मुझ पे कोई एहसान नहीं किया जा रहा है, ये मेरे मेरे कोई गिफ्ट नहीं है जो मुझे दिया जा रहा है, ये इनफैक्ट ये ऐसी चीज है जो मेरी जरूरत की है और कानूनी ढंग से मेरा अधिकार है ना। मैडम जी ऐसे अगर बोलेंगे ना तो घर पे बोलेंगे सभी लोग, हमारे दादी सब बोलेंगे कि ज्यादा पढ़ लिख कर कलेक्टर नहीं हो जाओगे, इसलिए सब ट्राई करूँ। दादियां ना, मैं सही बताऊं, दादियों का बोलने का कुछ तरीका ही अलग होता है, एकदम सटीक, एकदम ऐसे बोलती है लगता है एकदम। बट अच्छा, तो हमारी जो वकालत का एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन। मैं एक बात अपना घर के बताना चाह रही थी। जी जी बोलिए बोलिए। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा से अपने आप को चेंज कर रही थी, मतलब अगर हम समाज में बदलाव ला रहे हैं तो कुछ तो अपने अंदर भी बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम मुस्लिम कास्ट के हैं, तो मुस्लिम कास्ट में ज्यादातर सूट पहनते हैं, तो मैं बोली कि मैं जींस का पैंट और शर्ट पहनूंगी घर में। तो हमारी सासू अम्मा बोल रही है ना कि अगर हमारी सास होती ना तो तुम्हें बहुत मारती। हम लोग का तनी से बाल दिखता था तो मारती थी, तो सिली पे हम लोग बीट जाते थे जिसमें मसाला पीसती थी। अरे माय गॉड। कि हमारी बेटी को चोटी दिखा रही हो, तो यही चीज हमारे बच्चे की बात हमको याद आ गया, मतलब दादी। जी जी, दादियां कुछ अलग ही तरीके से बात करती हैं, ये तो मैंने हर घर में देखा है। ठीक है, तो इसी बात पे एक्चुअली तो ये जो आपने बात कही ना कि दादी बोली कलेक्टर बन जाएंगे, तो हमारी जो एक वकालत की पढ़ाई होती है ना, उसमें एक एग्जाम लिखना पड़ता है, उसे क्लैट कहते हैं। तो आप जब वो एग्जाम पार कर लेती हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो आप सब यूपी से हैं, है ना। आपके यहाँ पर एक कलेक्टर साहब हैं, उनका नाम है मीनाक्षी चोपड़ा। ठीक है, और अब उनका प्रमोशन हो गया, अब वो यूपी में नहीं काम कर रही हैं, अब वो दिल्ली में सरकार के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, उनकी कहानी इतनी विचित्र है, उनकी शादी हो गई, उनका एक बच्चा हो गया। ठीक है, फिर उनके भाई आए एक दिन और उन्हें अपने भाई से कहा कि यार अगर ना शादी नहीं होती तो शायद मैं पढ़ाई कर लेती, शायद मैं क्या कहते हैं आगे बढ़ जाती। तो उनका भाई कहते तेरे को पढ़ना क्या था, कहते मैं समाज बदलना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब सिविल सर्वेंट बन जाऊँ, गवर्नमेंट अधिकारी, है ना। तो उन्होंने कहा तो अभी क्या तुझको कमी है, कहते नहीं अब मेरा बच्चा है, मेरे घर के कामकाज हैं, फलाना ठिकाना। उनके भाई ने इतना, जो ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहानी बताई, उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा एक काम कर, बच्चे को ले मेरे घर आ जा और वहां बैठ के पढ़ाई कर। तो उनकी जो भाभी थी, उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी ननद नहीं साली के बच्चों को, ननद के बच्चे को ले लिया कि नहीं, मीनाक्षी के बच्चे को लेकर के कि नहीं मैं देख लूंगी, आप अपनी पढ़ाई करो। और ये उन्होंने 1.5 साल तक किया। 1.5 साल के बाद उन्होंने वो एग्जाम लिखा, वो कलेक्टर बन गई, वो शर्ट पैंट पहनने लगी। है ना। तो जो आप बात कह रही है ना कि यार हम घर पे बात कहेंगे तो कहेंगे कि कलेक्टर बनना है, तो ना हाँ शायद बन जाए। कलेक्टर बन गई तो कितना उनको सम्मान मिल रहा है। हाँ, और अभी लोग उनकी सुन रहे हैं, उनको आदर कर रहे हैं जी। उनसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, वो जगह जगह जाके दूसरी लड़कियों को बताती हैं कि अच्छा ऐसे पढ़ाई करो, ये एग्जाम ऐसे लिखना है। अब हमारे समाज के लिए वो कितना काम कर रही है ना। तो ये बातें सुनने में आएंगी, अपने मन में थोड़ा हंस लेना, अपने मन में थोड़ा बोल लेना कि शायद अगर मेरा मन किया कलेक्टर बन जाऊं, नहीं मन किया तो चलो प्लेन उड़ा लूं, जो मेरा मन किया करूंगी, लेकिन वो मेरी मन की बात है ना। जो मुझे करना है वो मेरी मन की बात है। दादी बोले, नानी बोले, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लो, थोड़ा समझ लो, अपने मन की करना नहीं छोड़ना। और अगर किसी की राय चाहिए, सच में किसी से मदद चाहिए, तो आपके टीचर्स हैं, है ना। आप हम हैं, ये CLE के टीचर्स हैं, अमित सर हैं, नंदलाल जी हैं, ये लोग आपकी एक्चुअली बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन पहला पहाड़ ये होता है हमारे लिए, पड़ाव ये होता है हमेशा कि हम पहले अपने आप से वो एक सपना देखें कि नहीं मुझे ये करना है, मेरी ये इच्छा है,
उसके बाद आप आगे कदम उठा सकते हैं, है ना, किसी से मदद मांगे, जानकारी पता चला करें, राइट। तो अच्छा, अब आप सबको आरक्षण पे कुछ विचार, कुछ पूछना है, कुछ ऐसा लगता है कि समझ नहीं आई? मैडम जी, आरक्षण होता है क्या, ये क्या होता है, इसका अर्थ भी जानना है। अच्छा, बातें मतलब मैंने बताई, थोड़ा बेसिक बता दीजिए। जी जी, तो मैं समझा देती हूँ। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं सैफरन, अच्छा बच्चियों के लिए, सबके लिए, सैफरन भी आपको बताएंगे कि दुनिया भर में जो विकसित देश हैं उसमें भी आरक्षण होता है। उसको वो लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो शोषित वर्ग से आते हैं। बस इतना मैं बता दूं, सिर्फ भारत में नहीं है। हाँ, जी, उनकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने, अब सबने अमेरिका के बारे में सुना होगा। जी जी। हाँ, अमेरिका में भी आरक्षण होता है। अमेरिका में आरक्षण होता है, ऑस्ट्रेलिया में आरक्षण होते हैं, ये सारे देशों में भी आरक्षण है। तो यूरोप में होता है। अब मैं ये समझा देती हूँ आरक्षण है क्या। आरक्षण ऐसे दिखने विखने में आपको नहीं समझ आएगा। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा, आपको सम्मान से जीने का अधिकार है ना, तो आपको ऐसे थोड़ी ना लगता कि कोई दुकान में जाके आप सम्मान खरीद लें, ऐसा नहीं है ना। वो एक कानूनी अधिकार होता है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो अब मैं आरक्षण जब बोलती हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप क्लासरूम में आ रही हैं ना, या अच्छा आप बस में चढ़ती हैं कभी, तो ऐसा होता है कि जो विकलांग होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए कुछ कुछ सीट्स जो हैं वो अलग की जाती हैं कि नहीं, यहाँ से विकलांग शख्स बैठेंगे, या तो फिर जो बड़ी उम्र के हैं वो लोग बैठेंगे। ऐसा कभी आपने देखा है किसी बस में? जी हाँ, और आपने ये ट्रेन में भी शायद देखा होगा, ट्रेन में भी विकलांगों के लिए अलग एक बर्थ होती है ना। तो ये एक तरीके का आरक्षण है। मैं अगर यदि कह दूं कि अगर ये जो आपकी क्लास है, ठीक है, आप जिस क्लास में बैठे हैं, मैं यहाँ पर 15 चेयर लगा दूं और मैं उन 15 चेयर में से 5 चेयर अलग करके बोल दूं कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ वो लड़कियां बैठेंगी जो 14 साल से उम्र की कम की हैं। बस एक उदाहरण दे रही हूँ। तो मैंने एक तरीके से आरक्षित कर दिया, ठीक है। तो जो पहले 15 का था, अब मैंने उसे 10 के लिए कर दिया है, जो सब बैठ सकते हैं। बट वो 5 पे सिर्फ ये जो 14 साल की कम की लड़कियां वो बैठ पाएंगी। ये आरक्षण है। इतनी बात समझ आई? जी मैडम। हाँ, अब ये जो मैंने 14 साल की कम की क्राइटेरिया रखी ना, अब आप इसको किसी भी चीज से लगा सकते हैं। जैसे एक क्राइटेरिया होती है कि आप महिलाएं हैं, ठीक है, तो वो 5 सीट जो हैं वो मैं महिलाओं के लिए रोक दूं। बाकी जो भी लोग आ रहे हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि महिलाएं दूसरी 10 सीट में नहीं बैठ सकती, बैठ सकती हैं, लेकिन ये 5 सीट में कोई और नहीं बैठ सकता, सिर्फ महिलाएं बैठ सकती हैं। समझ आई? आई थिंक मैं थोड़े बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ। तो एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। में प्रोग्राम हो रहा है मतलब स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो टीचरों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग होता है, टीचरों के लिए अलग। जी बिल्कुल। और इसमें ये बता सकते हैं कि ये महिलाओं को इनकरेज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आमतौर की जिंदगी में हम देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में या नौकरी के लिए ऊंची पोस्टों पर महिलाएं बहुत कम हैं, पुरुष बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब महिलाएं कहीं ना कहीं वो छूट जा रही हैं उस पूरी ग्रोथ में, इसलिए। जी, और इसको कोटा भी कहा जाता है। हाँ, कोटा हम अक्सर उसको कोटे के नाम से बोलते हैं, हम काफी बार सुनते भी हैं। तो अगर आरक्षण से शायद उनको समझ नहीं आ रहा, तो शायद कोटे से समझ आ जाए। तो आप अक्सर सुनेंगे कि अच्छा यहाँ 10% कोटा है। किसके लिए कोटा है आपको पूछना पड़ेगा। तो कभी वो कह सकते हैं जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, SC, ST, OBC, ये जो हम आप सबको कास्ट का तो पता ही होगा, जो कहते हैं पिछड़े कास्ट के हैं, उनके लिए भी कभी कभार जाति के हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है, और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। और एक और अभी जो एक नया आरक्षण आया है वो ऐसा है कि आपकी आमदनी जो है उसे देख के आपको आरक्षण दिया जा सकता है। तो यदि मेरे घर में एक साल में 50,000 रुपए से कम की आमदनी है तो भी मुझे आरक्षण मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे घर में आर्थिक रूप से पैसों की कमी है ना। तो फिर आपको आरक्षण दिया जाता है कि कोई बात नहीं, यदि आप आर्थिक रूप से भी कुछ कमजोरी है, कोई बात नहीं, आप फिर भी पढ़ाई अपनी आगे करिए,
क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि जो आर्थिक वर्ग के पिछड़े लोग होते हैं उनकी प्रगति ना हो, नहीं तो फिर वो तो पीछे ही रह जाएंगे, है ना। उनकी प्रगति होनी चाहिए, उनको हम सबके सामान्य एक साथ हम सबकी प्रगति होनी चाहिए, तो उनके लिए भी आरक्षण रखा जाता है। तो एक उदाहरण जो मैं समझा सकती हूँ, अच्छा मैं मुंबई में रहती हूँ, हमारे मतलब मुंबई कुछ ज्यादा ही बड़ा शहर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आधे घंटे लग जाए तो काफी कॉमन बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकारें बसेस चलाती हैं, और आई थिंक 2014 में जब मैं 14 साल की थी तब एक रूल आया, एक इन्होंने नियम चालू किया कि जो 12 सीट हैं बस की वो औरतों के लिए आरक्षित की जाएंगी। वहां पर और कोई नहीं बैठ सकता, वो सिर्फ औरतें बैठ सकती हैं। और इसका कारण जो है, सरकार ने ये बताया कि औरतें जो हैं वो ऑफिस से जब लौटती हैं तो 9-10 बज जाते हैं, है ना। और अगर उनको सीट नहीं मिल रही है, उनके लिए उनको खड़े रहना पड़ता है, तो उनको काफी असुरक्षित फील होता है बस में, और थकान हो जाती है। उनको ये लगता है कि चलो छोड़ो, 9 बजे क्यों लौटना है, मैं 7 बजे ही निकल जाती हूँ काम करके। फिर कोई लोग उनको ये भी बोलते हैं, इतनी लेट आ रही हो, इससे बेहतर है काम पे जाओ ही मत, तुम्हें इतनी असुरक्षित फील हो रहा है, कुछ तुम पे कुछ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनकही ना हो जाए, तो कहते थे कि नहीं मत करो। तो उनके लिए 12 सीट की गई कि कुछ भी हो जाए, ये 12 सीट में 24 घंटे सिर्फ महिलाएं बैठ सकती हैं और कोई नहीं बैठ सकता। तो ये जो ऑफिस जाती थी महिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छी सहूलियत हो गई। और मैं स्कूल इसी बस से जाती थी, तो जब मैं वापस लौटती थी तो कई बार होता था बस में बहुत भीड़ है लेकिन वहां की 3 सीट खाली है, तो मुझे एक सीट में बैठने मिल जाता था। तो एक तरीके से मेरी लाइफ मेरी लाइफ है वो आसान हो गई, है ना। तो आरक्षण ये होता है कि मैं बेसिकली ये समझ जाऊं कि आप में आपके लिए कुछ अन्याय है, आपकी जिंदगी में कुछ बाधाएं हैं, तो वो बाधा को देखकर समझकर मैं ये कहूं कि चलिए आपकी थोड़ी मदद करने के लिए हम आपकी ये आपको अवसर देने के लिए ये एक आरक्षण कर दें, ठीक है। ये बात समझ आई सबको? अच्छा, बात समझ में आई? तो थोड़ा सा मैं उसमें बात करूं? जी जी बिल्कुल। हाँ एकदम। आरक्षण को ये आरक्षण एक बड़ा शब्द है, इसमें कई तरह के आरक्षण है, लेकिन मैं महिलाओं पे फोकस करके मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि आपने किसी महिला प्रधान को देखा है? जी महिला प्रधान है गांव में ना, लेकिन वो काम की नहीं है, सिर्फ नाम की है ना। तो आपने ये कभी सोचा कि काम तो उनके पति करते हैं, इस महिला को प्रधान बनाने के पीछे कारण क्या है? नहीं सोचा? ये उनके महिला को प्रधान को देखिए तो प्रधान जी बुलाते किसको है? वो तो समझ में आ गया कि महिला का काम पुरुष करता है, उसका पति करता है या कोई और करता है, लेकिन उस महिला को प्रधान बनाना क्यों पड़ा, ये आपने कभी इस पे विचार किया है? नहीं। ये हमारा समाज जो है पहले से ही पुरुषों के लिए, मतलब एक तरह से पुरुष प्रधान माना गया है कि पुरुषों को ही सारा कुछ करना है, महिलाओं को बाहर जाने ही नहीं देना है। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी हर क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, उनको क्या कहेंगे, इनकरेज को क्या कहेंगे, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनका नाम आगे लाना चाहिए, विकास करना। तो सरकार ने आरक्षण लाया, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें विकलांगों के लिए अलग है, जातिगत आरक्षण अलग है, लेकिन महिलाओं के लिए 33%, जैसा कि करमन जी ने बताया कि 33% जो है कि आरक्षण है। सॉरी सफरान जी ने, सॉरी मैंने करमन को बताया, नहीं कोई नहीं, उन्होंने बताया कि 33% का मतलब समझती हैं, 100 अगर प्रधान चुने जाएंगे आपके एक ब्लॉक के अंदर 100 प्रधान है, तो उसमें से 33 महिला प्रधान होना जरूरी है। 33 सीटें निश्चित करके आएंगे कि फलाने गांव की प्रधान महिला होगी, और ऐसे 33 गांवों को वो वहां से लिस्ट बना के भेजेंगे कि यहाँ कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। मजबूरी हो गया, अब पुरुष तो लड़ेगा नहीं, तो महिला को अपनी पत्नी का नाम देके चुनाव लड़वाते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आपका काम कौन करेगा?
आपके पति करेंगे, आपके परिवार का, आपका ससुर, शादीशुदा महिलाएं तो उनके ससुर करेंगे। अगर लड़की है 18 के पार है तभी तो वो प्रधान बनेगी, और तो मजबूरी में उनके पिता भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की को या महिला को करने नहीं देंगे क्योंकि वो मानते हैं कि इनको उतनी समझ नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो मेन शुरुआत हम लोग की थी शिक्षा, है ना, शिक्षित होंगे, सशक्त होंगे, मजबूत होंगे और दीवार बनेंगे, तभी जो है कि आपको आपका हक मिलेगा। तो सरकार ने भी ये प्रावधान कर दिया है कि 100 अगर प्रधान है तो उसमें 33 महिलाओं का होना जरूरी है। खाली हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह किसी नौकरी में जाइए, वहां भी आरक्षण है, महिलाओं के लिए इतनी सीटें फिक्स है ना। ठीक है, आगे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है अमित जी, थैंक यू जी। तो अमित जी ने जो बात बताई, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पपेट हेड। आप लोग ने पपेट्स देखे हैं, कठपुतलियां? हाँ, कोई और उनको कंट्रोल करता है, लेकिन वो जैसे जैसे आप करते रहो वो करते रहती है ना। वही तो हाल है महिलाओं का। हाँ, तो वही ना, वही, जैसे घुमाएंगे वैसे हम लोग को घूमना है। हाँ, तो वही जो अभी इन्होंने बताया कि आपके प्रधान भले महिला हो, लेकिन एक्चुअल में जो पावर यूज कर रहा है कोई और है, और वो यूजुअली पुरुष होते हैं। ये एक्चुअली आप, ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं है, ये पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि कठपुतली हेड में प्रधान महिला बना देते हैं, बट वो कठपुतली ही रह जाती हैं। बट कानूनी तौर पे ये इलीगल है। बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो कई पॉजिटिव चीजें होती हैं जैसे आरक्षण, उसको काफी लोग बहुत ही करप्शन करके गलत उपयोग करते हैं इस चीजों का, इन चीजों का, है ना। तो इसका जो सही उपयोग है उसे करने के लिए पहली बात तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आपके साथ कोई कुछ भी करके चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोई ठग लेगा, जैसे बोलते हैं ना। मार्केट में जाने से पहले मम्मी बता देती हैं कि अच्छा धनिया 2 रुपए 3 रुपए की, अगर वो 5 रुपए बोलेगा तो बोल देना मम्मी बोली है 3 रुपए की है, नहीं तो ठग लेगा तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना भाई। तो पहली बात तो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बार आपको जानकारी हो जाए, दूसरी बात आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आपकी शिक्षा होनी चाहिए, या आपका इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आर्थिक रूप से भी आत्मविश्वास हो सकता है। जैसे अभी आप लोग सिलाई बुनाई सीख रही हैं, ठीक है, कल को इसको आपने अच्छा बिजनेस बना लिया, आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो गए, आप काबिल हो गए कि अच्छा अब आप इतने पैसे कमा ले रही हैं कि अपना तो देख ही ले रही हैं, दूसरों अपने माता पिता की भी मदद कर दे रही हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आप पे जाके आप जानकारी जो आपको मिली है अपने अधिकारों की, उसका फिर सही उपयोग भी कर सकती है ना। तो आरक्षण जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज इसलिए है क्योंकि कई बार जो होता है, जो आरक्षण हम पिछड़े वर्गों के लिए करते हैं उनका कई लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम यही बात करेंगे कि अगर आप में से किसी को यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना है, डिग्री प्राप्त करनी है, इच्छा है कि नहीं और आगे पढ़ना है, तो क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे, यदि अगर आपको मेडिसिन पढ़ना है तो आपके लिए आरक्षण है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, वकालत और जो सीए फाइनेंस होता है, इन सब में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आरक्षण इंडिया में मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि ये चारों जो जॉब्स हैं, इसमें पहली बात तो आर्थिक तौर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत पैसे होते हैं इन जॉब्स में, लेकिन उस वजह से भी यहाँ महिलाओं का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, बहुत कम महिलाएं हैं इन जॉब्स में, तो इसलिए उनके लिए आरक्षण किया जाता है। तो यदि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, आरक्षण से मेहनत कम नहीं होती है, ये बात आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। यदि आपको कोई वो सीट दे भी दे कि चलिए आप पढ़ लीजिए, वो जो मेहनत है, वो जो एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं मुझे ही करना ही है, वो आपके अंदर का ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपको एक अवसर मिल जाए, यदि आप आरक्षण का उपयोग करें तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बस होता है कि अच्छा आपको एटलीस्ट एक अवसर मिल रहा है कि आप
ट्राई तो कर सकती हैं, मेहनत तो कर सकती हैं कि चलो मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, तो इस बारे में हम और बात करेंगे अगले सेशन में। अभी आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस, कुछ बात समझ नहीं आई पूरे सेशन में, सिर्फ आरक्षण नहीं, बाकी भी किसी चीज में आपकी कुछ खुद की समस्या है जो आप पूछना चाहें, अभी पूछ सकते हैं, हम तुरंत अभी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं थोड़ी। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, शिक्षा में कोई समस्या हो, कोई भी चीज हो, कहीं आपके साथ आपकी सुरक्षा को लेकर समस्या हो, कोई किसी तरह की समस्या हो स्कूल जाने में या सेंटर पे आने जाने में, घर में कोई समस्या हो, तो आप बात करेंगे तो आपकी बातों पे मतलब सोल्यूशन मिलेगा, आपकी बात का समझा जाएगा और उसका सुझाव मिलेगा। आ जाओ, आओ बेटा, यहाँ सामने आओ। सोनी जी जो बोलना चाहे उनको आगे बुला लीजिए। सीढ़ी है और दीवार है, उस पे हाँ नाम बताओ। मेरा नाम संगीता है। संगीता। हाय संगीता। हाय। संगीता थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, क्या दिक्कत क्या है आपको? इन बोलो। कोई प्रश्न था, कोई बात नहीं समझ आई, ऐसा कुछ था आपके मन में? बोलो बेटे। हम बोले, कल हमने बात किया था इनसे, इनकी समस्या है कि कक्षा 5 के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई है और ये पढ़ना चाहती है अभी। तो कल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, मैं सारी बच्चे मैं खुद जो है कि कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप सबको पता है। तो मैं एक कह रहा हूँ कि इस तरह की जो बच्चियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वो विड्रा हो गई हैं, पढ़ाई से छूट गई हैं, ऐसी बच्चियों को मैं एक ग्रुप बनाता हूँ और अपने साथियों से अपील डालता हूँ कि उनके एजुकेशन के लिए कुछ कर सकें और हम लोग स्थानीय स्तर पे इनका एडमिशन कराना। और मैंने इनके सामने एक और ऑप्शन रखा था कि आप कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आपका एडमिशन करा दिया जाए, कि आप वहाँ पढ़ेंगी तो ये इनका अपने घर भी नहीं रहती हैं, मौसी के घर रहती हैं, तो मौसी मौसा भी सक्षम नहीं है पढ़ाने में, तो मौसी मौसा की भी हेल्प हो जाएगी अगर ये घर से पढ़ेंगी तो इनकी पढ़ाई के लिए हमने इनको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको देखता हूँ, कहीं से आपको मैं पढ़ने की व्यवस्था करता हूँ। तो इनकी शिक्षा का ही ये है, ये बोल नहीं पाती हैं, बहुत ज्यादा अभी संकोची है, डरी हुई सी रहती है, थोड़ा परिवार की जो प्रॉब्लम्स है उससे थोड़ी दुखी है। तो ये है इनका। मेरे पास एक बताइए। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जिनके सपोज हमारा छूट गया है, हमारा 5वीं क्लास में हमने छोड़ दिया है पढ़ना, तो एक ओपन स्कूल बोर्ड होता है जिसके अंडर हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं, चाहे हम स्कूल ना जाते हो, हम उसके लिए खुद घर पर बैठ के पढ़ के भी वो एग्जामिनेशन पार कर सकते हैं। और ये रिसेंटली मैंने देखा था, मेरे घर पे हमारी हेल्प करने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं उन लोग का भी छूट गया था पढ़ाई 5वीं क्लास में, तो वो लोग अब खुद पढ़ के घर पे वो स्कूल बोर्ड को क्रॉस करने का सोच रहे हैं। वो स्कूल बोर्ड एक बार उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई नॉर्मली कर सकते हैं फिर से। एकदम करमन। और ये मैं ऐड कर दूं, करमन जो बोल रही हैं अमित जी, इसको बोलते हैं नियोस, NIOS, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अच्छा, ये इसमें कोई भी बच्चा घर में पढ़ के या कहीं भी पढ़ के इसके तहत वो परीक्षा दे सकता है और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब पूरा 12वीं तक पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ भी तो बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ग्रामीण इलाके में गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें बहुत थोड़ी फीस लगती है और वहाँ स्कूल में पढ़ाई भी होगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बच्चे अपने से हाँ वो भी ठीक है। तो अमित जी दोनों ऑप्शन है, या तो लोकल स्कूल में पढ़ सकते हैं आप लोगों की मदद से, या जैसे आप अपने घर में चला रहे हैं अमित जी, इस तरह से अगर बच्चा इस तरह से भी पढ़ ले तो वो बाद में न्यूज़ में NIOS के थ्रू एग्जाम दे सकता है। दोनों ऑप्शन। संगीता, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ना चाह रही हैं आगे, है ना? और बहुत साहस लगता है कि
आप कहें कि नहीं मुझे और पढ़ना है, पढ़ाई छूट गई है उसके बावजूद भी पढ़ना है, तो मैं बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि आप ऐसे सोच रही हैं, और बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। आई थिंक अमित जी के पास कुछ आइडियाज हैं, हम भी अपनी कुछ जानकारी रिसर्च करेंगे, और अगर आपको कुछ और मदद की भी जरूरत है तो आप अमित जी या हमसे अभी बोल सकती हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये बात हुई। और दूसरी बात तो ये कि अभी आप अगर फ्यूचर के बारे में सोच रही होंगी तो लगता होगा कि कितना कठिन हो सकता है पढ़ाई वापस करना, 10th पास करना, 12th पास करना। मैं आपसे बस ये कहूंगी, उतना आगे का मत सोचिए, एक एक कदम लेते जाएंगे, होते जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अंदर से कुछ एक घबराहट होती है, नर्वसनेस फील होती है, तो कोई नहीं, एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगी। बस आपका जो ये अंदर का निश्चय है, इसे मत बदलिएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है बेटे, जो सैफरन मैम कह रही हैं, एक एक स्टेप करके लेंगे, एक एक स्टेप, सही बात है। बहुत संगीता, तो अमित जी आपसे मैं पूछूं कि इनका जो है संगीता नाम है ना इनका, अमित जी, संगीता का एडमिशन हो जाएगा ना? एडमिशन मैंने इनको बोला है कि मैं अभी तो नया सेशन अप्रैल से शुरू होता है यहाँ, तो अप्रैल में मैं देखता हूँ इनका एडमिशन खुद करवाऊंगा। और मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि हमारे जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे फ्रेंड सर्किल है, मैंने एक बच्चे को ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है एजुकेशन के लिए, अपने बचत से, अपने छोटे से कमाई से। तो मैं ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में पूछता हूँ कि क्या आप एक बच्ची को एजुकेशन के लिए एक साल आर्थिक सहायता क्या हेल्प कर सकते हैं क्या? ऐसे मैं एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग सेंटरों में बहुत सारे ऐसी बच्चियां होंगी जो ड्रॉप आउट हैं। अमित जी, ये जो आप ग्रुप बोल रहे हैं, आपने लोकल बनाया हुआ है, इसमें हम लोग मिलकर भी बना सकते हैं। जी जी जी। तो हम लोग ज्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है ना, हम लोग उसमें लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने सपोर्टर्स से। जी बिल्कुल भैया, एकदम ये अच्छा रहेगा। और अप्रैल में आप इनका एडमिशन कराएंगे, लेकिन अभी से ना आप इनको तैयारी कराना शुरू कर दीजिए अपने घर में जो आप पढ़ाते हैं, या अपने स्कूल में लोक समिति के, इससे ये एक्चुअली ये मोमेंटम में आ जाए। है, ये जगह हमारे घर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। और लोक समिति से भी ये 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कोई बात नहीं अमित जी, हम लोग बात करते हैं बाद में कैसे हो सकता है। ठीक 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 है। सैफरन, आप करमन, आप कुछ बोलना चाहे तो? या तो ये अमित जी, अगर लड़कियों के कोई और प्रश्न या कुछ हो और या सवाल है, बेटे आप लोग बेहिचक पूछिए, जो मन में है पूछिए। और अभी तो ये सैफरन, करमन और याफरीन मैम अभी तो बहुत सेशन लेंगे आपके लिए आगे भी। आपने पूरी बात बताई, आप कितना पढ़ाई की है, उसके बाद अगर मम्मी पापा के पास पैसा न रहे पढ़ाने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जी सॉरी, मेरे को आपकी आवाज इतनी अच्छी। मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे हैं पढ़ाई के लिए। मम्मी पापा के पास पैसा नहीं रहे और हम पढ़ना चाहते हैं, जी के लिए होना चाहिए हम लोग को। अच्छा, पहली बात, आपकी उम्र क्या है? 16। आप 16 साल की हैं। ओके, तो अभी आपको 10वीं पास किए हैं। हाँ, 10वीं पास हो गई, 11th-12th की पढ़ाई करनी रहेगी, है ना? स्कॉलरशिप्स। जी, तो पहली बात तो कई संस्थाएं हैं जो स्कॉलरशिप्स देती हैं, ठीक है, ताकि आप जैसी बच्चियां जिनकी आर्थिक रूप से प्रॉब्लम्स हैं वो आगे जाके पढ़ सकें। इसके बारे में जानकारी हम अमित जी को दे देंगे, वो आपके आगे सहायता कर सकेंगे। तो पहली बात वो। दूसरी बात, अगर यदि ये भी नहीं हुआ तो हमारे समाज में कई लोग हैं जो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं इस चीज में। अगर स्कॉलरशिप किसी को आता है, किसी को नहीं आता है तो वही तो, आपके स्कॉलरशिप में काफी क्राइटेरिया भी होती हैं। कई बार आपके मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है कितने लेवल तक की है, आप कहाँ की हैं, आपकी उम्र क्या है। कई जगह ये भी देखा जाता है कि आपके परसेंटेज क्या है। शायद आपका एक इंटरव्यू हो कि आप आप चाहती क्या है, क्या आपका उद्देश्य क्या है, क्या आप आगे एकदम। और बेटे पहले कोशिश तो करनी चाहिए। आपको जानकारी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अमित जी के पास भी है, हम लोग भी और इकट्ठा करके करेंगे कि ये आपके पास आर्थिक सहायता के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और जैसे रिजर्वेशन भी है, सैफरन बोल रही थी, उसमें से आप ट्राई करिए। और हम लोग अपने
जैसे सैफरन ने कहा, और भी कुछ साथी हैं जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है जैसा आपने कहा कि स्कॉलरशिप एक जगह नहीं मिले, दूसरी जगह नहीं मिले, बट जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो हम ट्राई तो करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मदद हो ही जाएगी, आप इतनी वो चिंता न करिए। और 11th-12th की जो पढ़ाई है वो एक्चुअली, पहली बात तो आपको स्कूल जाके करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपको ऑनलाइन भी हो जाए, या फिर आपके पास पूरी किताबें मटेरियल आ जाए और फिर आप एग्जाम ओपन बोर्ड, हाँ ओपन बोर्ड जो होता है, तो उस हिसाब से भी आपके खर्चे बहुत कम हो जाते हैं यदि अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले। सैफरन, मेरा एक आइडिया है, सैफरन कर्मन, अमित जी और सोनी जी और बेबी जी, कि हम लोग अगर ये जितनी भी बच्चियों के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें से जो लोग भी इच्छुक हैं कि वापस वो अपने पढ़ाई शुरू कर दें फिर से, जो छूट गया है, उनका आप लोग लिस्ट बना लीजिए, और हम लोग कम से कम इन बच्चों के लिए जो है हम लोग पूरी वो कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का पूरा इनको जानकारी दें, इनको हेल्प करें अप्लाई करने के लिए, और मेक श्योर करें कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ये सब लोग जो हैं we can even provide for the books, हाँ बुक्स और आर्थिक सहायता भी अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो अमित जी ठीक है, हम लोग ये करते हैं। जी और लिस्टिंग करता हूँ इन लोगों का। सैफरन बोल जी अमित जी, उस लिस्ट में ही आप सबकी जो लड़कियां चाहती हैं मदद, उनकी पहली बात तो उम्र, और दूसरी बात कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है, कौन से एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने, वो बस तैयार कर लीजिएगा। बाकी फिर उसके बाद उतना हमारे लिए काफी होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक मुझे बस पहला एक सवाल है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, मतलब कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब इसका कुछ मतलब कुछ मतलब कहाँ से करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो थोड़ा मतलब मोड कुछ होगा, मतलब कुछ तो होगा, प्लेटफॉर्म तो कुछ होगा उसका, मतलब ऑनलाइन जैसे भी भर सकते हैं, फॉर्म्स भी भर सकते हैं, बट इसके बारे में वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड सेशन, पूरा हम इसकी अच्छी तरह जानकारी, जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें अच्छे से इसी की बातचीत करने वाले हैं कि कैसे हम रिजर्वेशन के लिए और कैसे हम स्कॉलरशिप के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम ये भी जानकारी देंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप्स है और कैसी कैसी रिजर्वेशन आपके लिए है। तो ये वैसे स्कॉलरशिप क्या क्या देखते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या देखते हैं, मतलब पूरा एक तो बोर्ड एग्जाम मान लो, और क्या क्या चीजें देखते हैं उसके अलावा? आपका बैकग्राउंड, उसके लिए क्या है वो, यदि आप किसी जाति या पिछड़े कास्ट के हैं वो, या तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या है वो, या तो फिर आपके, कई लोगों का ये होता है कि अगर आपके, यदि आपके माँ बाप नहीं है या आपके कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो भी एक क्राइटेरिया देखी जाती है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप कौन सी संस्था से मदद ले रहे हैं, उनकी अपनी अपनी क्राइटेरिया रहती हैं, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। एंड आई थिंक यूपी गवर्नमेंट की भी 2-3 हैं योजनाएं जिनका हम ये सब इकट्ठा करेंगे। अमित जी और भी हमारे कुछ साथी हैं यूपी में, उन सबसे इकट्ठा करते हैं जानकारी। जी सॉरी, मेरा कनेक्शन वो हो गया था कि अमित जी, सोनी जी, हम लोग ये जो बच्चियां वापस जो पढ़ना चाहती हैं, इनकी मदद करने के साथ साथ इनके पेरेंट्स से भी एक बात कर सकते हैं, एक बैठक कर सकते हैं। ठीक है ना सैफरन? जी एक बार आई थिंक करना पड़ेगा, या तो उनके जो भी गार्डियन है जिनके साथ वो रह रही हैं, उनके साथ एक बार मीटिंग कर सकते हैं। और हाँ, बच्चों को मुझे कुछ कहना था, जो स्कॉलरशिप के लिए जो पढ़ाई रिज्यूम कंटिन्यू करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, मतलब आगे की कक्षा करना चाहती है, तो स्कॉलरशिप जो मिल रहे हैं, लिस्ट मिल रही है, अप्लाई करते रहना। और हाँ, उससे पहले ये भी जरूर रखना मन में कि आपको क्या करना है, क्योंकि थोड़ा जब आप कुछ अगर इंटरव्यू हुआ कि क्या क्यों पढ़ना चाहते हो, उसका भी आप तैयार, अपने आप को एक लिख लेना, तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। मैंने खुद स्कॉलरशिप मैं खुद अप्लाई करता हूँ, ये सभी जो लोग करते हैं, हम मेरे जैसे दोस्त हो गए, सभी लोग अप्लाई करते हैं, तो उनको भी चाहिए होता है अपनी पढ़ाई के लिए। बाहर की पढ़ाई में भी बहुत महंगा होता है, खर्चा होता है उसमें, तो क्यों कर रहे हैं, तो ये जरूरी चीजें हैं। तो थोड़ा लिखोगे तो अपने आप समझ में लिखोगे, या डिस्कस करोगे अपने टीचर्स जो भी हैं वहाँ पे, लोक समिति के और एसीडी के भी हैं, तो उनसे भी बात करोगे तो फिर ऐसे थोड़ा आइडिया आएगा। फिर जब आप इंटरव्यू दोगे तो करते रहना अप्लाई, क्योंकि अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी तो मेहनत सभी कर ही रहे। तो और बताइए, और किसी को कोई सवाल?
कोई सवाल? किसको कुछ सवाल है बेटा? मोबाइल कैसे चलाना है? करना चाहते इसके बारे में कोई जानकारी है ना, कोई पढ़ा लिखा हुआ है इसके बारे में? I'm sorry. बेटे थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ बोलो बेटे, आगे आके बोलिए। हाँ हम मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे घर में कोई पढ़ा नहीं है, उसके बारे में जानकारी चाहिए कि आखिर हम ऐसा कौन सा विषय से आप कुछ पढ़े कि हमारा मेडिकल की पढ़ाई हो। मेडिकल पे पढ़ाई करने के लिए जानकारी चाहिए, क्या करें? जी मतलब अभी क्या 11वीं कक्षा में जो आप मेडिकल का प्लान करेंगे, कॉलेज का भी? अभी 8th में, अभी 8th में, 8th क्लास में है अभी। 8th क्लास में। अच्छा। तो पहली चीज तो आपका नाम क्या है? ज्योति। हाय ज्योति। अच्छा ज्योति, अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप 8th स्टैंडर्ड में, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। आपको अपना विज्ञान और मैथमेटिक्स दोनों को काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से आई थिंक आप जो एग्जाम होता है नीट, आई थिंक वो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, मैं थोड़ा पता कर लूंगी। लेकिन अभी आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो आपकी विज्ञान की पढ़ाई, और स्पेशली 9th 10th में जो मैथ्स होता है ना, वो आपकी नींव होती है, ठीक है। अगर 9th 10th का मैथ्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए तो फिर 11th 12th तो बहुत आसान हो जाता है, और आपके जो एग्जाम देने पड़ेंगे वो भी बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब और जो उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी है 11th 12th में भी आपको फिर साइंस लेना पड़ेगा, और साइंस में आपको बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बायोलॉजी, हाँ, जीव विज्ञान, हाँ ठीक है। तो उसकी पढ़ाई भी, अब मेडिकल ऐसी पढ़ाई है क्योंकि वो पेशा ही ऐसा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन एक बार मन में ठान भी लेना है कि मेहनत करनी है, और ऐसे करनी है कि कल हो ना हो हम पूरी पढ़ाई करके ही रहेंगे, है ना। तो अभी तो आप 8th में हो, फोकस ये करिए कि जो भी आप पढ़ रही हैं वो इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, पूरे तरीके से जितने अच्छे से समझ सकती हैं उतने अच्छे से समझ के पढ़िए, ठीक है। और मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकती हैं आप करिए, क्योंकि जो आपका भी फिजिक्स आने वाला है उसमें भी मैथ्स का बहुत यूज होता है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स का बहुत यूज होता है। तो अगर मैथ्स आपका एक बार सही हो जाए ना, फिर आपका साइंस इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो मेडिकल में ये आई थिंक इसके बारे में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, आई थिंक पहली बात तो उनके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें ही बहुत आरक्षण होता है, ठीक है। तो आप अगर महिलाएं हैं और अगर आपको आर्थिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी काफी हेल्प हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी आगे की बात है। पहली बात तो आपको 9th 10th अच्छे से करना है, ठीक है। 10th में अच्छे मार्क्स लाने ताकि आपका 11th में अच्छा एडमिशन हो जाए, फिर 11th 12th में आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, और फिर आप जब एक बार कॉलेज में हो जाए उसके बाद डॉक्टर बनने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। सैफरन, हम लोग क्या करेंगे, सब लोग मिलके ना, CLE के लोग ऐसा एक लिस्ट बना लेंगे, एक तो कि स्कॉलरशिप्स क्या अवेलेबल है, रिजर्वेशन क्या अवेलेबल है, और दूसरा कि ये डिफरेंट ट्रैक्स जो हैं, किसी बच्चे को अगर आगे चल के कुछ हायर स्टडीज में जाना है तो उसके लिए कैसे वो एक रोड मैप क्लासिफाई कर लेंगे। जी हाँ एक ठीक है। तो आई थिंक अमित सर, ज्योति, हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे आई थिंक दिसंबर या जनवरी में जो होगा उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना है, और वो थोड़ा लंबा सेशन होगा एकदम। तो उसमें रिजर्वेशन और ये जितने भी सपोर्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं ये सब कवर करिए जी। और इसमें आपको मतलब कॉपी किताब लेकर आइएगा उस दिन, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक अभी अपना टाइम भी हो गया, यदि कोई और प्रश्न हो, कोई और बात चर्चा। और बेटे आप हाँ पूछिए जी मैम। बेबी जी आ जाइए। बेटे थोड़ा जोर से बोलना। सर जी हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास 2 लड़का है। क्या बेटे आपकी आवाज? 2 बेटा है मतलब सर जी, तो हमारा आदमी पिया नहीं खा रहे, तो हम 2 लड़कन के पढ़ावा चाहते हैं, तो हमारे पास कोनो कमाई नहीं है, अब पढ़ाई कैसे लड़कन की, जैसे मतलब यहाँ लड़कियों का बात है, लेकिन हम एक बार लड़कन की बात पूछे थे सर। जी बच्चे सब से एक समान, कोई फर्क नहीं जी। तो
आपके 2 बेटे हैं, उनकी उम्र क्या है? एक तो 9 में पढ़ा है 15 साल का, और एक 5 में 8 साल का। तो 5वीं की तो पढ़ाई के लिए आपको फ्री में शिक्षा मिल सकती है, क्योंकि उसका वो कानूनी अधिकार है, वो 8वीं तक फ्री में पढ़ सकता है। अमित जी, आई थिंक आपको पता होगा आसपास कौन सी पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स, केंद्र विद्यालय अगर हो तो फिर उसमें तो क्योंकि आरटीई है तो उसके अंडर उसको फ्री की पढ़ाई हो जाएगी। हाँ एकदम। तो उनकी फ्री को पढ़ाई ना चाहता, सोचा था मैं बढ़िया स्कूल में मम्मी तो पढ़ा देती तो हमारा कुछ सोचना बेकार पढ़ाई होता। अमित जी आप बताइए, इसमें कुछ कर सकते हैं? बोल रही फ्री की पढ़ाई वाली अच्छी नहीं है जो स्कूल है। ऐसी बात तो है बिल्कुल, ये यूपी की बड़ी समस्या है कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया है, टीचर सारे क्वालिफाइड हैं और सैलरी एकदम सबकी मजबूत है, लेकिन जो पढ़ाई का स्तर है वास्तव में अच्छी नहीं है। तो अमित जी अभी बताइए इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं लोकली? उसमें कर ये सकते हैं कि हम जो है एक तो पढ़ाएं उसी स्कूल में, किसी बच्चे के साथ समय दें घर पे, अगर कोई नहीं है। हाँ अमित जी। हाँ जी 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 भैया। हाँ आपका डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। अमित जी बातें तो सारी हो गई हैं। हाँ हाँ अब सब लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अमित जी, सोनी जी, बेबी जी और सब बच्चे लोग, बातें तो हो गई हैं सारी और आपके बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और हम लोग अभी समाप्त कर सकते हैं। और जितने भी, जैसे सैफरन ने कहा, इसमें और डिटेल सेशन होगा, एक हम लोग करेंगे जहाँ पे स्कॉलरशिप्स, क्या आर्थिक सहायता अवेलेबल है, रिजर्वेशन का क्या सपोर्ट है, उस सब पे ही एक सेशन करेंगे और फिर बाकी और भी सेशन होंगे और मुद्दों पे। हाँ अभी तो मिलते जुलते रहेंगे, अभी महीने 2 महीने में होते रहेगी बात, तो उसमें और हम आगे जो जानकारी देना है वो भी, आपके जो समस्या है वो भी, सब पे बात होगी। आज का जो मुझे अच्छा लगा कि आप सब खुल के हम सबकी अच्छी सी बात हो सकी, तो दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी बात हुई। हाँ आप लोग को कैसा लगा बच्चे लोग? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलेंगे हम लोग, जो है मिलते रहेंगे और एक एक करके सब बातें करेंगे। अगली मीटिंग कब होगी? अगली मीटिंग आई थिंक दिसंबर में होनी चाहिए, अगर दिसंबर में हम लोग ना जनवरी हम लोग प्लान करके बताएंगे बेटे, अमित जी और सोनी जी और बेबी जी से साथ मिलकर हम लोग तारीख तय करेंगे, आप सब लोग आना। जी जी चलिए चलिए सर, इनका क्वेश्चन है पूरा कर दीजिए। चलिए वो तो बोले ना कि सरकारी स्कूल है। हाँ उसमें मैं बता रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल है उसकी पढ़ाई को बच्चे एक तो सीरियसली लेते नहीं है, एकदम हुआ हो गया है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। दूसरा कि हम बच्चे के साथ घर पे भी थोड़ा सा समय नहीं देंगे तो वो हम किसी भी स्कूल में पढ़ाएं। मैं जिस सेंटर में मैं 65 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने जो देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म बढ़िया सा लेके और थर्मस लटका के गाड़ियों से जाते हैं, उनकी क्वालिटी सरकारी स्कूल के बच्चों से अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी है अगर टीचर पढ़ाए तो, एक चीज है। दूसरा कि हम घर पे कितना बच्चे के लिए समय दे रहे हैं। तो अमित जी हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे आप कर ही रहे हैं, और ये जो बच्चियां, जो आप उनका स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, जो बच्चों का जिनकी बात कर रही हैं, और हम लोग उनको स्कूल के बाद जितनी सहायता दे सकते हैं एजुकेशन में वो हम लोग देंगे अपने CLE के थ्रू। ये बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ और अमित जी इसके लिए नए कोर्सेज भी स्टार्ट करने पड़े तो हम लोग करेंगे। आप लोग एक सेंटर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, एक जगह में करना क्या है, एक कमरा चाहिए, एक प्रोजेक्टर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बस। ठीक है, ठीक। हाँ एकदम ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सैफरन और सैफरन की पूरी टीम, और क्षितिज भी धन्यवाद। अमित जी, सोनी जी, बेबी जी, आपकी पूरी टीम, बच्चे लोग, थैंक यू और फिर से मिलते हैं। चलिए बाय। चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।